हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ खवातीन जो हैं वो अपनी सही बात ही गलत तरीके से बयान करती हैं। आप की एक पर्सनालिटी है और आप उस घर में जा रही हैं जहां पर आपको 10 लोगों की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना है। वो 10 लोग कभी नहीं बदलेंगे आपके लिए। रिश्ता भेजने की बात होती है तो वो लड़का जो है वो बैकस्टेप कर जाता है, नहीं अभी तो हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। जो चीज गलत है और गलत तरीके से स्टार्ट हो उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती, अरेंज मैरिजेस कामयाब होती हैं। आप उन्हें क्लियरली बताएं कि मैं वाइफ मटीरियल हूँ, गर्लफ्रेंड मटीरियल नहीं हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस अगर बढ़ गया है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, घरेलू तशद्दुद जारी है, तो तलाक ले लेनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो खवातीन ये कहती हैं कि आप हमें कुछ ऐसी ट्रिक बता दें कि वो जिसको पसंद करता है मैं उस जैसी बनना चाहती हूँ। उसने अपने इन लॉज को भी देखना है, उसने अपने हस्बैंड की सारी नीड्स पूरी करनी है, उसको सुबह तैयार करके ऑफिस भेजना है। इट इज मैनेजेबल। एक औरत मल्टीटास्किंग हो सकती है, एक मर्द नहीं हो सकता। लेकिन चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, No, this is wrong. this is very wrong. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। ये तो हम सब जानते हैं कि एक मर्द और खातून का जो रिश्ता होता है उसको माशरे की बुनियाद समझा जाता है और उसी की बेस पर बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं। इन इश्यूज़ में हमारे आपस के रिलेशनशिप्स, शादियाँ, डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बहुत सी चीज़ें जन्म लेती हैं जो कि इस रिश्ते के ही बाइस हमारे माशरे में पैदा होती हैं। अब इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडल्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट मिस मुबशरा तैयबा, जो हमें रिलेशनशिप के बारे में बताएंगी। हमें बताएंगी कि कैसे क्या अप्रोचेस इख्तियार करनी चाहिए शादी के एक रिश्ते में या हमारे आपस के रिलेशनशिप्स में, मर्द और ख़वातीन के रिलेशनशिप में, कि वो एक बेहतर तरीके से चल सके और माशरे में एक अच्छी मिसाल कायम हो सके। तो सारे जो भी इश्यूज़ है रिलेशनशिप को लेकर, आपके जो इश्यूज़ हैं वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको इनसे मिलवाते हैं। मैम कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जवेरिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपने हमें अपना वक्त दिया और माय प्लेयर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आजकल जो रिलेशनशिप कल्चर है, रिलेशनशिप लाइक बिफोर मैरिज, ये बहुत कॉमन है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी 4-5 साल का रिलेशनशिप लोग रखते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो आप ये बताएंगी कि क्या हमारी सोसाइटी में या हमारे माशरे को लेकर ये चीज़ सही है, ऐसा करना चाहिए? करना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया एक्सपोजर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ट्रेंडिंग पर है। लाइक वी कैन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अगर हम बात करें सोसाइटल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स की, ट्रेडिशनली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये जो हमारा बिफोर मैरिज ये जो रिलेशनशिप्स हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स में आना, that is not acceptable, not socially, not religiously, not specifically live in relationship, लेकिन एक दूसरे को जानना क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए रिलेशनशिप ही होना चाहिए या कोई और पैरामीटर्स हो सकते हैं? नहीं, किसी को जानने के लिए मेरा ख्याल है कि आप 4-5-6 साल आप किसी को जान रहे हैं और उसके बाद आपका जो ब्रेकअप हो रहा है, तो वो फिर जो 5-6 साल की आपकी क्रेडिबिलिटी थी, तो आप गारंटी देते हैं कि 4-5-6 साल के रिलेशनशिप के बाद वो पर्सन जो है वो आपसे शादी करेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक दूसरे को पसंद आ गए हो, तो मेरा ख्याल है कि शुरू में ही फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो उसके बाद के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे आप बच सकें। अगर हम किसी को पसंद करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो हमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व पहले ही कर लेना ज़रूर करना चाहिए, उसको जानने से पहले या उससे बात करने से पहले। सही। तो किसी को इंसान को चूज़ करने में क्या फैक्टर्स, क्या पैरामीटर्स, क्या चीज़ें एक इंसान में देखनी चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हम उसको अपने लिए बेहतर इंसान अपने लिए चूज़ कर सकें? जब से मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो मेंटली कितना हेल्दी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मेंटली हेल्दी है और साइकोलॉजिकली वो फिट है, तो अपनी फिजिकल नीड का भी ख्याल रखेगा, वो इमोशनली भी हेल्दी होगा, वो फाइनेंशियली भी जो है स्टेबल होगा, वो साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, वो जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस लेके चल रहा होगा, अगर वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर पर्सन की एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। मे बी मेरे लिए जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे लिए जो फैक्टर्स हैं, वो आपके लिए आप उनको कंसीडर ना करो, आपके लिए वो प्राइमरी फैक्टर्स ना हो। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि एक पर्सन जो है वो आपकी रिस्पेक्ट कितनी करता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना।
क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत के बिना फिर भी ये रिश्ता चल सकता है, लेकिन इज्जत के बिना ये रिश्ता नहीं चल सकता। क्या बात है कि हाँ, मोहब्बत के बगैर चल सकता है लेकिन इज्जत के बगैर इज्जत के नहीं चल बगैर नहीं सकता। चल सकता। सही। देखिए हम समझते हैं कि एक पर्सन जो है वो मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है, और फिर उसके बाद हम कहें कि नहीं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मुझे लगता है कि अगर इज्जत नहीं है तो फिर मोहब्बत भी नहीं है। कैसे इज्जत डिफरेंशिएट करें कि मोहब्बत तो है लेकिन इज्जत नहीं है, या शायद इज्जत है तो मोहब्बत नहीं है? ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें इसमें? मेरे क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा हम्म, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हम्म, और अक्सर जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को मेंशन करती हैं कि मोहब्बत बहुत करता है लेकिन 2-4 दफ़ा हाथ भी उठा लेता है, तो क्या ही बड़ी बात है। प्यार तो करता है। प्यार तो करता है। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, देखिए प्यार करते हैं तो थप्पड़ मार के सॉरी भी बोल देते हैं, और उसके बाद वो मुझे शॉपिंग पर भी लेके चले जाते हैं। तो आपने खुद को अपनी उस मोहब्बत की एक स्टेटमेंट और एक वो जो बबल है आप उसमें रहना चाहते हो, और आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हो कि नहीं वो मोहब्बत है। लेकिन मैं ये कैटेगोरिकली ये बात करती हूँ कि इफ द पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू तो मोहब्बत नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कि पहले इज्जत आती है। अगर वो पर्सन आपसे इज्जत करता है तो वो आपसे मोहब्बत करेगा। अगर वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता तो दैट मीन्स कि फिर मोहब्बत नहीं है, आपकी अटैचमेंट हो सकती है। आप ऑब्वियसली आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप मियाँ बीवी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्शन हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है, आदत हो सकती है। लेकिन वो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर आप समझ रहे हैं कि वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत नहीं मोहब्बत है। नहीं, इज्जत के साथ ही मोहब्बत जुड़ी हुई है। अगर इज्जत बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल। मोहब्बत भी नहीं है। इसी में हम देखते हैं कि डिफरेंट घरों में डिफरेंट एक कल्चर चल रहा होता है, जैसे कि पाबंदियां लगाने का कल्चर। पाबंदी वो नहीं जो आम होती है, ये भी पाबंदी कि तुमने सेल फोन नहीं रखना, तुमने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ भी नहीं मिलना, या तुमने छोटे मोटे काम जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं हमें उनसे भी रोका जाता है, मोस्टली फीमेल्स को, और वो हंसी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये ठीक है? अच्छा, वो हंसी खुशी से एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा। नहीं, वो फिर आपकी कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। आप किसी को उनकी दोस्तों से या उनके रिश्तेदारों से मिलने ही नहीं दे रहे, उनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, आपने बिल्कुल उन्हें घर में कैद करके रख लिया, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी? और फिर ऑब्वियसली वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है, मोस्टली मैंने ये भी देखा है, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं लेकिन स्टिल वो इस चीज़ पर बिलीव करती हैं कि वो आपको बेशक हाथ उठाए, बेशक वो आपको वर्बली अब्यूज़ करे, फिजिकली अब्यूज़ करे, लेकिन स्टिल आपने उस रिलेशनशिप को लेके चलना है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी इस चीज को हम लोग परसू करते हैं कि नहीं आपने इसको लेके चलना है। वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है। वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है। तो वहां पर देखिए ना, वहां पर तो ये चीज बहुत माइनर कंसीडर होगी कि अगर वो आपकी मतलब वहां पर पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, शादी से पहले तो आपने अपनी सारी जो ख्वाहिशात थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, वो पूरा किया, अब सिर्फ आपको एक रिलेशन पर फोकस करना है, और वो ये है कि आपका हस्बैंड। ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर आप उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं वो आप उनसे छीन रहे हैं। अच्छा, ये भी तो कहते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो आपके घर का सरबराह है और वो आपसे एक दर्जे ऊपर है, तो अगर वो आपको किसी चीज़ से रोकता है या आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो ये उसका राइट है और आपको उसकी बात एज अ बीवी माननी चाहिए। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि देखिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हस्बैंड हमारे कल्चर में तो वैसे भी मेल डोमिनेंट कल्चर है, और हस्बैंड को सरबराह माना जाता है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप उसको सरबराह कंसीडर करें। तो मुझे लगता है जो सरबराह है ना, उसको भी सरबराह की तरह फिर जो है वो चीज़ों को डील करना चाहिए, फिर उसको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई लीडर होता है तो वो अपनी देखे ना, वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता है, उसकी नीड्स का, उसके वांट्स का, उसके डिज़ायर का, उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। कभी कभार आप उससे भी उसकी ओपिनियन पूछ लें, कभी कभार आप उनको भी अपने डिसीजंस में शामिल कर लें, कभी कभार आप उनसे भी सजेशंस ले लें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल आपकी ओपिनियन भी नहीं लेते, आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप उसके साथ दिल से खुश नहीं है, मतलब आप सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां पर मुझे सबसे पहला जो स्टेप लगता है आपको कम्युनिकेट एटलीस्ट लाजमी करना चाहिए कि उसको बताएं अफेक्टिवली। हाँ, अफेक्टिवली कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ खवातीन जो हैं वो अपनी सही बात ही गलत तरीके से बयान करती हैं, मतलब गुस्से में, और उस वक्त शौहर का मूड नहीं देखती कि शौहर का मूड कैसा है, उनको कौन सी चीज़ कौन से वक्त में बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी शादी के शुरू वाले दिनों में आप एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तब आप इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि
उनको किस टाइम पर जो है वो आप अपनी जो एक बात आपने समझानी है या उनको एजुकेट करनी है वो आप कर सकते हैं, कर सके। मूड देखे, राइट टाइम दोनों के ऊपर लागू होती है, दोनों के ऊपर लागू होते हैं, सही। हस्बैंड के ऊपर भी शौहर के ऊपर भी, कि आप एक दूसरे के मूड को अंडरस्टैंड करते हैं। हस्बैंड बेचारा सुबह से थक के घर वापस आया और उसकी क्या पता आज ऑफिस में किसी के साथ लड़ाई हो गई और आते साथ आपने एक लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट जो है वो शुरू कर दी। आप मुझे खुद बताएं कि क्या हस्बैंड उसको इफेक्टिवली बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा? ह्यूमन कैपेसिटी की भी बात है ना। और आप ये देखिए कि जब आपने कोई सही बात करनी है तो टाइम जरूर देखें, वक्त देखें, मूड देखें, उस पर्सन का बिहेवियर देखें, वो आप किस तरह है, फिर उस बात को इफेक्टिवली बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट वे में विद द रेफरेंस उसको एजुकेट करें और कम्युनिकेट करें। सही। जैसे हमने बात की कि रिस्ट्रिक्शंस लगने से ख़वातीन तंग हो रही होती हैं, वो खुश नहीं होती, अब उनको ये बात कम्युनिकेट करनी है अपने हस्बैंड को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन कैपेसिटीज़ की हम बात करें कि आप पे एक प्रेशर आ रहा है, आप उसको सह रहे हैं, एक आपका मोमेंट होता है कि यू जस्ट ब्लो आउट, कि उस वक्त आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और आप वही एंगर की सूरत में वो बाहर निकलती हैं चीज़ें। इस फेज़ से पहले एक फ़ेज़ आता है जिसमें कम्युनिकेशन है आपके मुताबिक, तो वो कौन सा फेज़ है और उसको किस तरह से हमें अवेल करना चाहिए ख़वातीन को? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम बेशक एमफिल कर लें, एमएस कर लें, पीएचडी कर लें, हम अपनी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टिल हम खुद से बहुत अनअवेयर हैं। हमें यही नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी वांट्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व करती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी डिसीजन लेना हो तो किन बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकती हूँ। हमें शादी से पहले बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। सही। क्यों? क्योंकि आप की एक पर्सनालिटी है और आप उस घर में जा रही हैं जहाँ पर आपको 10 लोगों की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना है। वो 10 लोग कभी नहीं बदलेंगे आपके लिए। आपको जाके सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है उस घर का एनवायरनमेंट, उन घर के लोगों की क्या साइकी है, क्या माइंडसेट है, वो उनकी परसेप्शंस क्या हैं, उनके बिलीफ सिस्टम क्या है। उसके बाद आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि उनमें से मैं किन किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, किन किन चीज़ों को मैं राइट वे में एजुकेट कर सकती हूँ, किन चीज़ों को मुझे सप्रेस करना है। हम तो कभी भी नहीं कहते कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करें। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन्हें सप्रेस करते हैं तो वो फिर एंगर की सूरत में, एग्रेशन की सूरत में, चीखना, चलाना, ब्लेमिंग सिस्टम, वो सारी ये जो फैक्टर्स है वो फिर बाहर आते हैं। तो उसके बाद वही इफेक्ट आता है कि आपके रिलेशनशिप को वो खराब करता है। तो आपको शुरू में ही कुछ चीज़ों को बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज करनी चाहिए। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। ये दोनों स्पाउस की बात हो रही है। हस्बैंड को भी ये चीज़ देखनी चाहिए और बीवी को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम जो हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ में डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। तो हमने शुरू में अगर बाउंड्रीज तय की होंगी कि अगर हम कभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, हमने किस तरह से इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करना। बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए तो मुझे लगता है कि आप थ्रू कम्युनिकेशन उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे अंदर मसला क्या है। अगर पहले से ही मेरे अंदर एंगर इश्यूज है, ठीक है, और उस टाइम पर अनसर्टन सिचुएशन में आपका वही एंगर एग्रेशन में तब्दील हो गया, आपको रियलाइज नहीं होगा कि उस एक टाइम पर आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिवली कितना इफेक्ट होगा। तो अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर तो देखें कि आप खुद को डिस्कवर करें। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों पर मुझे काम करना है, किन चीज़ों के साथ हम लोग म्यूचुअली बड़ा अच्छा चल सकते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता नहीं होती, हमें अपनी वीकनेसेस पता भी नहीं होती। तो हम बड़े एक इरेगुलर पाथ पर चल रहे होते हैं। वहां पर तुक्के में कोई चीज हमसे अच्छी हो जाए तो रिलेशनशिप अच्छा चलता है, वरना हमारी प्री प्लानिंग कभी भी इस चीज पर नहीं होती। अच्छा, मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि अगर आपको कहा जाए कि अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखें, लेकिन उन सेंटेंसेस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके सेल्फ के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखें तो सबसे ज्यादा इंसान इसी चीज में मुश्किल का शिकार होता है कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं, उसको अपने बारे में पता ही नहीं होता। इट्स ट्रू। हमारे जब मैं ट्रेनिंग्स दे रही होती हूँ कुछ कंपनीज में और आप देखिए वहाँ पर 40s 50s में लोग हैं,
और आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली, शादी भी कर ली, आपका करियर भी जो है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पास ज़िंदगी में कभी ये टाइम नहीं आपके पास आया कि आप कभी अपने साथ बैठकर बात कर सके, कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, यही ज़िंदगी से चाहता था, क्या रिलेशनशिप जो इज्जत, जो मोहब्बत, जो क्वालिटी टाइम डिजर्व करता है, क्या मैं वो दे पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस रख पा रहा हूँ? कभी हमने सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया। हम इतनी तेज रफ्तार में दौड़े हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि कभी कभार किसी स्टेशन पर रुक कर कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर लेना चाहिए। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की, अपने आप को जानने की बात की, कौन सा बेस्ट तरीका है कि अपने आप को जान सकें, अकेले बैठ के किसी रूम में या किस तरह? अच्छा, इसमें मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आपको अपने लिए वक्त, बेशक अगर आप एक दिन में नहीं निकाल पा रहे तो एक वीक में कोई ऐसी जगह ज़रूर ढूंढें जहाँ पर आप सुकून से बैठ कर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप अपना फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो, सिर्फ आप हो और आपकी ज़ात हो और आपका ये दिमाग हो, और आपने ये सोचना है कि आजकल मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता था। कभी कभी हम काफ़ी स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं ये सोच के कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, ये तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आप हमेशा खुद के ऊपर काम करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन होती ही इसीलिए कि हम देख सकें कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें ठीक चल रही हैं, हम अप्रिशिएट भी तो करते हैं। कभी कभार हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वीकनेसेस, आप ये भी देखें कि आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, आपने कौन सी स्किल्स सीखी हैं, किन चीज़ों की वजह से आपको आपकी कंपनी में प्रमोट किया गया है। आप खुद को कितनी दफ़ा अप्रिशिएट करते हैं, खुद को आपने कितनी दफ़ा थपकी दिया है कि नहीं नहीं यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। पहले ब्लेसिंग्स को काउंट करें, उसके बाद आप वीकनेस की तरफ जाएं। यस, एब्सोल्युटली। आपका ग्रेटिट्यूड जो है वो आप देखें, मैं तो हमेशा अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत मायूस होते हैं, जिनको ज़िंदगी अपनी इतनी ख़राब लग रही होती है, तो हम उनसे कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएं, किन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे लोग हैं, किन लोगों को आपको ज़रूरत है ज़िंदगी से निकालने की, किन लोगों को ज़रूरत है ऐड करने की, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको किस तरह से आपकी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी ओवरऑल वेलबींग है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इमोशनल, इट्स अबाउट फिजिकल टू। आप अब जाके सर्वे करके देख लें कि कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं, जो रेगुलर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद आप ये देखेंगे स्पिरिचुअली उनकी कितनी ग्रोथ है, इमोशनली दे आर कितने वो स्टेबल हैं, और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली कितने मेंटली वो हेल्दी हैं, उनमें रेजिलियंस स्किल्स कितनी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ रिफ्लेक्शन में काउंट होती हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहाड़ों पर ही जाके जो है वो हम कहते हैं कि योगा मेडिटेशन करें, नहीं, यू कैन सिट इन योर गार्डन, आप अपने रूम में बैठ सकते हैं, खुली फिजा में बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर, बंद कमरे में भी आपने सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, खुद से एक मुलाकात करनी है, खुद को एक हक देना है, यू नो, खुद के साथ कडल्स करने हैं, खुद को सेल्फ सूथिंग करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ केयर और फिर आप सेल्फ लव और देन आपकी बाकी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप अपने आप से पहले प्यार करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तभी आप किसी और के साथ प्यार कर सकते हैं। हाँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ, बिल्कुल मैं कहती हूँ, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता वो किसी दूसरे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। तो पहले अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि एक वीक में कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के अपने आप से बात, एक वीक में ना सही, आप मंथ में ले जाएं, आपके पास नहीं टाइम, वीक में भी आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट मंथ में तो एक दफ़ा करें, खुद से मिलें तो सही। और अगर आप नहीं मिलेंगे तो आप अपनी जानों पर जुल्म करेंगे। खुद से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान, किसी भी चीज़ को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब इस पॉइंट पे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें रिलेशनशिप जो बिफोर मैरिजेस होते हैं उनका क्या रोल है? बेसिकली रिलेशनशिप में एक मर्द और औरत एक दूसरे को जान रहे होते हैं, शायद वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप के दौरान पहले ही हो जाते हैं, जिसके बाइस हम ये फैसला करते हैं कि हमने इसके साथ शादी नहीं करनी। तो क्या रिलेशनशिप इफेक्टिव है या नहीं है इस हवाले से? अच्छा, हम अब इसमें ना दो पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। आप शादी से पहले जिसके साथ आपके ताल्लुकात थे, क्या आपने उसी से शादी की है? तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ और है। ओके। दूसरा ये है कि आप शादी से पहले रिलेशनशिप किसी और के साथ है, शादी किसी और के साथ हो गई है, तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ और है।
सही। तो हम अगर इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि बिफोर मैरिज आपका जो रिलेशनशिप था वो किसी और के साथ था और आपकी शादी जो है वो किसी और के साथ हो गई है, तो अब देखिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि उस रिलेशनशिप में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है, और इस रिलेशनशिप में अगर आपको वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिलेंगी तो आप सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। सही। आपको वो चीज़ बार बार याद आएगी कि नहीं जब मैं उसके साथ होती थी तो ऐसे होता था वैसे होता था, हम ये करते थे हम वो करते थे, यहाँ पे वैसी चीजें नहीं हैं, यहाँ पर वैसे चीज़ें नहीं। और देखिए वो एक जो लाइफ होती है ना बिफोर मैरिज, जो आपका रिलेशनशिप होता है वो टोटली एक इमेजिनरी वर्ड होता है। उसमें आपका टेलीफोनिक है, मिल रहे हो, अच्छी चीजें ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के साथ 24 घंटे नहीं रहना, आपने 50-60 साल एक बंदे के साथ गुजारे जितनी आपकी होल लाइफ है, और उसमें 24 एक दिन में 24 घंटे हैं, आप उस बंदे की हर तरह से उस बंदे को देख रहे हो। जब वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा तब भी देख रहे हो, जब वो बीमार है तब देख रहे हो, जब वो खूबसूरत लग रहा है तब देख रहे हो, उसकी अच्छी चीजें उसकी बुरी चीजें, वो कब उसका मूड खराब होता है, कौन सी चीज आपने बर्दाश्त करनी है। तो मैरिज इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जो सिर्फ अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है अच्छा शादी के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, वो जहाँ पर एक मियाँ बीवी असल में एक म्यूचुअली एक रिलेशनशिप पे काम कर रहे होते हैं, उसमें कितनी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, फिर इन लॉज में आपने कैसे सर्वाइव करना है, नए लोगों के साथ आपने, वो टोटली एक डिफरेंट एक्सपोजर है जो कि पहले आपको मैरिज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप। या कंप्लीटली। आप देखें ना जवेरिया, आप मुझसे डेली बात करें टेलीफोन पर तो मैं बहुत अच्छा बिहेव करूंगी, और कभी कभार हमारी अगर कोई बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए तो एक दो सॉरी के बोल से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर शादी के बाद आ रहा है, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, 4 लोग और भी बैठे हुए हैं, और पता नहीं किस फैक्टर की वजह से वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए, आमने सामने हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकते हैं, और बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। जो और यही वो स्टेज होती है जहाँ पर एक मर्द जो है उसका कभी कभी हाथ भी उठ जाता है, तो वो सारी चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं और बहुत तलाक की तरफ भी खुदा न ख्वास्ता चली जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिज इज अ रियल वर्ड। उससे पहले तो इतने वादे होते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में। इमेजिनरी वर्ल्ड में तो आप उनसे जाके पूछे ना, आप सर्वे करके देखिए यूनिवर्सिटीज में बिफोर मैरिज जो आपके वादे थे और आफ्टर मैरिज, उनमें से कितने वादे जो थे वो उसने पूरे किए थे, दोनों ने। ये बात नहीं कि सिर्फ एक, दोनों ने। वो कहते हैं शादी से शुरू से पहले जी नहीं, आपके साथ तो आप जहां पर रखेंगे दाल भी खिलाएंगे तो रह लेंगे, बाद में मसाइल होते हैं। बाद में सबसे पहले औरत यही कहती है, फिर वो देखती है कि बाकी लोग इस तरह रह रहे हैं, बाकी लोग ये खाते हैं, ये पहनते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, तो इसी पॉइंट पे मैं रहूंगी। रिलेशनशिप का, एक दूसरे को जानने का शादी से पहले कोई रोल नहीं है। जैसे हमने बात की कि शादी इज़ डिफरेंट, रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट। रिलेशनशिप या एक दूसरे को जानना शादी से पहले, इसका कोई हमारी ज़िंदगियों में शादी के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या रिलेशनशिप रखना चाहिए, या सिर्फ एक दूसरे को जान लेना ज़रूरी है शादी से पहले, या डायरेक्ट शादी ही कर लें जैसे पुराने ज़माने में होता था? अच्छा, मैं तो ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप 4-5-6 साल का रिलेशनशिप इतना लॉन्ग लेके चलो, फिर उसके बाद आप घर बताओ, फिर उसके बाद आप एंगेजमेंट करो, फिर उसके बाद भी आपको काफ़ी देर लग जाए, फिर आप लोगों की शादी हो। अब देखिए, हम जब एक इंसान को जान रहे होते हैं ना, तो सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, उसकी बुरी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। तो शादी से पहले हमारे पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर इसमें बुरी चीज़ भी है तो मैंने उसको लेके चलना है। ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? इसी वजह ब्रेकअप्स इसीलिए होते हैं ना कि आपकी कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो मेरे पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लाइन लगी हुई है दोनों के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अच्छा चले ठीक है, आपके साथ मेरी नहीं बन रही, हम ये नहीं देखते कि हमारा रिलेशनशिप 7 साल का 8 साल का है। मेरे क्लिनिक पर जो 14 साल की भी रिलेशनशिप्स जो है 14 साल एंड हुए हैं। 14 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, खत्म हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई बेहतर ऑप्शन जब मिल जाता है तो आपको वो पुराना ऑप्शन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता, और आपने उसको ऑप्शन नहीं कंसीडर किया होता। ऑप्शन नहीं भी मिलता तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंट किस्म के ना, मे बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आप एक पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे होते हैं, और बाद में आपको
मैं ये समझती हूँ 1400 साल बाद जाके पता चले, सॉरी 1400 साल 14 साल 14 हाँ, साल बाद जाके आपको पता चला हाँ, है कि ये बंदा जो है वो शादी के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपको पहले क्यों नहीं पता पहले चला? तो अच्छा वो ये पॉइंट, चीज़ें पहले क्या साइंस होते हैं इन केस रिलेशनशिप, अ गर्ल अ बॉय आर इन अ रिलेशनशिप, अब इस वक्त क्या साइंस हैं कि आप जल्दी से इन द बिगिनिंग आप ये पता लगा पाएँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, मुझे कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए या मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो कौन से साइंस होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको कोई पर्सन पसंद आ रहा है तो आप उससे बात करते हैं, तो आप उनसे कंपैटिबिलिटी अपनी ज़रूर चेक करें। सही। यहाँ पर मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं कि 4-5-6 साल गुजर गए आपके रिलेशनशिप को, 5 साल बाद जाके जब शादी की बात घर करनी थी तब पता चला उसका तो एक बेटा भी है। उप्स, ओहो। तो आपको ये देखना, विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। जब किसी भी आप रिलेशनशिप में आते हैं ना तो उसका एक चार्म होता है, चार्म होता तो है। हम जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और वो एक ऐसा चक्रव्यूह होता है कि आप उसमें बहते जाते हैं और आप जो बेसिक चीज़ें जो डिस्कशन वाली होती है वो आप कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते। कंपैटिबिलिटी जिसमें सबसे मेन है कि आप ये देखें कि एक पर्सन आपको कितना अंडरस्टैंड करता है, उसमें रेजिलियंस स्किल कितनी है, अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको रिजॉल्व किस तरह से करता है, उसकी बेसिकली बिलीफ सिस्टम उसके क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, वो किस फैमिली से आ रहा है, ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। और हम इन सारी चीज़ों को मिस करके वो जो अपनी एक इमेजिनरी वर्ड होता है उसमें इतना खुश होते हैं, प्यार मोहब्बत को हम सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं कि नहीं प्यार तो इमोशनल करता। पीरियड होता है ना, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो मैं ये सही। समझती हूँ आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि फिर उसके बाद आप इतना फूल बनेंगे और फिर आप फूल ही बनेंगे, और फूल फिर बन जाएंगे। 4-5-6 साल के बाद आपका एट द एंड ब्रेकअप ही इन होता है। केस अगर उस इंसान से आपकी शादी भी हो जाती है तब भी आप खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि पहले आप कंपेटेबिलिटी नहीं थी, शायद आपने आप उस कंप्लीटली मोहब्बत के एक्सप्लोर नहीं किया ना। एक्सप्लोर नहीं कर अच्छा, पाए। इससे पहले हमें गाइडेंस भी तो नहीं है ना, पेरेंट्स भी तो नहीं गाइड कर रहे, नहीं करते हैं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो बच्ची घर जाके तो नहीं बताएगी, और वो जो एक बच्चा है वो भी घर जाके नहीं बताएगा, तो वो उनकी अकल समझ और एक्सपीरियंस और उम्र के मुताबिक जो चीज़ें उन्हें समझ आती हैं उसको वैसे लेके चलते हैं। ना सिर्फ अकल समझ, मुझे लगता है अपने ही एज के जो दोस्त होते हैं वो उनसे शेयर करते हैं, और जो उनको सलाह मशवरे दोस्तों से मिल रहे होते हैं वो उसी के ऊपर काम करते हैं। और वो उन्हीं के एज फैलोज है ना, तो आप देखिए उन्हीं के एज के और एक्सपीरियंसेस के मुताबिक वो उन्हें कितना बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पेरेंट्स को एक स्पेस देनी चाहिए कि जहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो स्पेशली उनसे आके हर चीज़ ओपनली डिस्कस कर सकें कि मुझे अगर किसी ने अप्रोच किया है या मुझसे कोई किसी ने बात की है या उसने कोई शादी का पैगाम भिजवाया है, तो अब मुझे इस पर नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे इसको किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है वो इस बात को करने से भी डरती है कि पेरेंट्स से बात की तो ये चीज़ खत्म क्योंकि नहीं घर हो में यही जाएगी। होता है कि पढ़ने भेजा है, कोई इस तरह का काम नहीं करना, कर लिया पढ़ाई भी छुड़वा देंगे, शादी कर देंगे। लड़कियों के लिए ये होता है। बहुत बहुत तो बहुत fears शायद है। फिर लड़कियां उस तरह से बात नहीं कर पाती। नहीं कर पाती, तो फिर अल्टीमेटली यही होता है ना, वो तो फिर आपका ये है कि अगर एक पर्सन आपके लिए अच्छा निकल आए तो वो शादी हो जाती है, और अगर पर्सन अच्छा ना निकले, बहुत रेयर होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो फिर आप उन्हें इतना लॉन्ग टर्म लेके चले और फिर आप शादी भी शादी नहीं करते। मोस्टली तो मैंने यही देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ब्रेकअप ज़्यादा है। एग्जैक्टली। ब्रेकअप हो जाए तो मूव ऑन कैसे करना है, स्ट्रेस को किस तरह से कम करना है? अच्छा, स्ट्रेस नहीं, वो आपके लिए कंप्लीट ट्रॉमा होता है, ग्रीफ पीरियड होता है आपके लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपकी जो फीलिंग्स है ना, सैडनेस की फीलिंग्स आ रही हैं आपको, आप बहुत एंशियस हो रहे हो और आपको बहुत रोना आ रहा है, आप बहुत सैड हो रहे हो, अकेले हो रहे हो, तो सबसे पहले एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल कि आपको किसी भी पर्सन ने अगर आपको छोड़ दिया है, आपकी उसके साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट थी, तो आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करके एक्सेप्ट कर सके। सही। हमारा जो एक मेन मसला है ना हमारी यूथ का, वो डिनाइल में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ना, जो सेल्फ हार्म होते हैं, मेरे पास जो केसेस आते हैं आफ्टर ब्रेकअप्स, आप सेल्फ हार्म कर रहे हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको वो उसके साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी, जो आदत थी, जो घंटों घंटों बात करने की थी, अब वो पर्सन नहीं है। नहीं है। तो अब आपको समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को लेके
चलूँ, तो सबसे पहले खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अपनी फीलिंग्स को, कि हाँ मैं अगर परेशान हो रही हूँ या मेरे अंदर कुछ है तो हम उसको सप्रेस ना इसको करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे साथ ये फेस चल रहा है और मैंने इसमें से बाहर निकलना है। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। उसके बाद अपनी फीलिंग्स को आप सप्रेस ना करें। सही। हम अंदर ही अंदर, हम किसी को बता ही नहीं पाते। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो हमारी फीलिंग्स को समझ पाएगी उस मोमेंट पर। वही बात पेरेंटिंग की, कि पेरेंट्स से भी आप शेयर नहीं कर पाते, आप अपने घर में दिखा नहीं पाते कि आप किसी मुश्किल से अगर आपके पास फ्रेंड्स भी नहीं है, अगर आपके पास कोई कजन भी नहीं है, हम्म। आपके सिबलिंग्स भी हैं नहीं है जिनके साथ आप शेयर कर सके, तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर सीख करें। उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएं, आप जरूर जाएं, फिर सही। आप काउंसलिंग के लिए, सेशंस के लिए आप जरूर आएं, किसी रिलेशनशिप कोच को जरूर अप्रोच करें, ताकि आपका वो जो एक सैडनेस का ड्यूरेशन है वो डिप्रेशन में ना चेंज हो अच्छा, जाए। सैडनेस का ब्रेकअप के बाद स्ट्रेस का ड्यूरेशन कितना होता है? क्या आप ये कुछ डिपेंड बता करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना लंबा था। अच्छा। अगर तो आपका 8 महीनों के बाद जो है वो यू कैन से कि आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो आप जल्दी से उसको ओवरकम ये कर इमोशनल लेंगे। कनेक्शन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता कि जितने आप इमोशनली अटैच्ड हैं आपको उतना ही टाइम लगेगा? तो जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा होगा, इमोशनल अटैचमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। सही। मेरी अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक है और वो ताल्लुक सिर्फ 2 वीक्स का है, और 2 वीक्स के बाद एक बंदे को समझ आ रहा है कि मतलब ये मेरे लिए ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है या ठीक नहीं है, तो वो भी एक काइंड ऑफ ब्रेकअप ही होगा। तो एक 2 वीक्स में किसी के साथ क्या ही अटैचमेंट हो जाएगी। जितना आपका लंबा ड्यूरेशन चलता है उतना ही आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है किसी पर्सन को भूल जाना। मैं कहीं रिसर्च पढ़ रही थी, बहुत पुरानी पड़ी हुई है, अभी मुझे उसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स याद आ रहे हैं, कि अगर आप एक पर्सन को 5 to 6 मंथ्स रात को सोने से पहले भी सोच के सो रहे हो और सुबह भी उठ के सोच रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका उसके साथ रिलेशनशिप भी बहुत लंबा है, तो एटलीस्ट आपको इमोशनली डिटैच होने में भी आपको 1 साल से 2 साल लग सकते हैं। 1 से 2 साल आपको लग सकते हैं इमोशनली डिटैच होने में। अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं कर रहे, मतलब कभी भी आपको वो पर्सन याद आएगा तो आपको रोना आ जाएगा, कभी भी आपको वो पर्सन याद आएगा तो आप सैड हो जाएंगे। आप कुछ चीज को देखेंगे, किसी बात को सुनेंगे, आपको उसी की याद आएगी। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, मैं शादी पर गई, मुझे वो याद आ गया, मैंने फलां किसी को देखा खाना खाते हुए, मैं उसी रेस्टोरेंट में गई अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे वो याद आ गया। तो आपको वो सारी चीजें, और फिर 2 से 4 साल आपको लगते हैं उस इंसान को कंप्लीटली भूल जाने में। सही, उसको 2 से 4 साल। 2 से 4 साल। और 2 से 4 सालों के बाद भी ऐसी बात नहीं है कि आपको पर्सन याद नहीं आएगा, उसकी याद आएगी, लेकिन आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप मूव ऑन जो है कंप्लीटली कर पाते हैं। ये तो एक टाइम हीलिंग है ना, हीलिंग टेक्स टाइम। हाँ, हीलिंग टेक्स टाइम। 2 से 4 साल लगेंगे। इसी अरसे के दौरान जैसे कुछ लोग होते हैं, इन केस किसी का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो फीलिंग्स मे बी द हार्मोन्स आपको वो चाहिए होते हैं, आप फिर किसी और को चेस करना शुरू हो जाते हैं। मे बी यू नॉट इमोशनली कनेक्टेड, और मे बी उस वक्त आप उस इंसान को चाहते नहीं हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग्स चाहिए, तो फिर हम फौरन से एक चेज में लग जाते हैं कि एक तो ब्रेकअप हो गया, अब वैसी ही फीलिंग्स दोबारा चाहिए, किसी और इंसान की तरफ चले जाते हैं। लोग इस तरह से करते हैं। तो क्या ये बेहतर है कि हम किसी और इंसान की तरफ चले जाएं उसको पहले वाले को भूलने के लिए? नहीं, हम ये हमारी यूथ बड़े गलत ट्रैक पर है। अच्छा, हमने पहले वाला इशू रिजॉल्व नहीं किया, वो उसको अनरिजॉल्व छोड़कर, उसको क्लियर दिए बगैर हमने वो रायता वहीं फेंक दिया और हम किसी और की तरफ जो है ना वो चले गए। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। किसी भी चीज को क्लोजर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली हील करें, उसको वाइंड अप करें, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स एन अदर पर्सन। और अगर तो ये है कि आपने फॉरेन से एक का आपके साथ ब्रेकअप हुआ और आप किसी दूसरे की तरफ चले गए, तो फिर मैं कभी कभार ये भी समझती हूँ कि आपकी पिछले से भी कोई खास इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। जल्दी आप किसी और इंसान से इतनी जल्दी जो है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कैसे अटैच हो सकते हैं, अनटिल अनलेस कि हमारे यहाँ कुछ ये भी होता है कि कुछ पेरेंट्स फॉरेन से शादी करवा देते हैं, बेटी है तब भी, बेटा है तब भी, कि वो किसी दूसरे पर्सन को भूल जाएगा। लेकिन हमारे क्लिनिक पर ऐसे केसेस आते हैं कि वो लड़का और वो लड़की आपको क्लियरली आके बताएंगे कि शादी तो हो गई है, लेकिन दिमाग और दिल में वो पिछला पर्सन जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंप्लीट वो एक्सपोजर, वो एक क्लोजर नहीं किया था। उसके बाद आपकी जितनी भी पीछे जो भी आपकी ग्रीफ पीरियड था, और जो भी आपका एक कंप्लीट एक आपका हीलिंग साइकिल होता है, आपने उससे रिकवर नहीं किया था। तो आप जंप कर गए टुवर्ड्स एन अदर रिलेशनशिप। तो अब वो जो एक नए रिलेशनशिप की टेंशन्स हैं,
उसकी नीड्स, उसकी वांट, डिजायर, उसके ऊपर एफर्ट करना, वो भी है। और उसके साथ साथ आपका जो पिछला पास्ट ट्रॉमा है उसको भी आपने अच्छे से हील नहीं किया। कोई नया इंसान आपको पुराने इंसान में को भूलने की कोई नए इंसान के साथ आप हैं, वो आपको पुराने इंसान को भूलने में मदद करता है या नहीं करता? कि फॉर इंस्टेंस जैसे हमने यही बात की कि हम जल्दी से मूव ऑन करने के लिए किसी और इंसान की तरफ चले जाते हैं, उस इंसान का रोल होता है हमें पिछला जो इमोशनल हम स्ट्रेस हाँ से गुजरे देखें, हैं? होता है, क्योंकि सोशल कनेक्शन, सोशल सपोर्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग में हेल्प करती है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप खुद को आइसोलेट ना करें, आप अकेले ना रहें, फैमिली के साथ उठे बैठे, जो आपका करने को दिल करता है उस पर करें, कोई फ्यूचर गोल्स बनाएं, सही। खुद को डिसकनेक्ट नहीं करें, ओके। और खुद को अपनी जो डेली रूटीन है खुद को इंगेज रखें, थोड़ा सा बिजी रखें। तो अगर वहाँ पर अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वो पर्सन भी पॉजिटिव है और वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग में हेल्प ज़रूर करेगा। सही। और लेकिन ये है कि फिर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दोबारा से आप वो बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट वाला और फिर से वही वादे, वही किस्से, वही सिनेरियोज जो है वो आप फौरन से दोबारा से स्टार्ट ना हाँ। करें। आप थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को हीलिंग के लिए टाइम दे, लेकिन इसलिए सिर्फ आप उस पर्सन के पास ना जाएं क्योंकि मुझे पिछले पर्सन से निकलने के लिए। अच्छा। क्योंकि फिर इस तरह आप वो जो दूसरा पर्सन है, मुझे लगता है कि आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कर रहे हैं हाँ, कि उसका क्या कसूर है। यू आर नॉट प्योरली फेयर विद हिम और हर के अच्छा कि मेरी जो पर्सनल एक अटैचमेंट है या मेरी एक पर्सनल फीलिंग्स आपके लिए, मैं आपको पसंद करता हूँ या कुछ इस तरीके से, वो आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है सिर्फ ये कि मुझे पिछले से निकलना है, तो उसके लिए मुझे इस पर्सन का सहारा चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हीलिंग के लिए, ब्रेकअप के लिए जब हम जिस चीज को हम मूव ऑन कहते हैं, उसके लिए इंसान अपना आप बड़ा ज़रूरी है, ख़ुद को समझना, अपनी फैमिली। अगर वहाँ से भी आपको हीलिंग नहीं मिलती तो आप फिर साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें। आप ज़रूर जाएं, आप ऑन टाइम जाएं। आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ रिकवर नहीं कर पा रहा, और कुछ लोग बड़े सेल्फ रिजिलियंट होते हैं और बड़े सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो बड़ा अच्छा मूव ऑन करके चलते हैं, वो लोग होते हैं जो सेल्फ लव करते हैं, जो सेल्फ केयर पर फोकस करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोचेस जो है वो यूज़ की होती है, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं की होती। मेजॉरिटी के वो अपने बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस क्या ही यूज़ करेंगे। ब्रेकअप की सबसे एक जो बड़ी कह लें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हमें कोई 6 महीने साल पहले पता चलना शुरू हो जाता है, हमारी गट्स फीलिंग्स हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि अब पर्सन ये है, अब ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हमारे साथ है, अब ये हमसे जो है वो दूर चला जाएगा। तो वहां पर हम डिनायल में होते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं कि नहीं ये डिनायल का पीरियड है, नहीं ये नहीं मुझे छोड़ के जाएगा, हाँ ये नहीं मुझे छोड़ के जाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी वाली अलग है, मेरे वाली अलग है, हाँ वो मेरे वाला अलग है। अच्छा। तो वहां पर आपको जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हम इमोशनली इतना अटैच होते हैं कि हमें लॉजिक समझ नहीं आते। सही। हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, हम वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हम एक रिलेशनशिप में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं, वरना रेड फ्लैग्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं सबको, लेकिन कोई मान नहीं रहा होता, डिनायल में होते हैं ना, हाँ कि नहीं ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इसके लिए फिर क्या जरूरी है? फॉर इंस्टेंस कि अवेयर रहना जरूरी है क्या? उसको जज करना जरूरी है कि आप डिनायल में ना जाएं? ये इसके लिए भी एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट द रियलिटी। कोई आपको क्यों नहीं छोड़ सकता? आप कौन है? आप कौन है ना, मतलब मैं ये समझती हूँ हमारी जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज है उनका भी ब्रेकअप्स होते हैं, बल्कि मीडिया में ज्यादा होता है। और वहां पर आप ये समझें कि वो एक पर्सन जो है अब आपको क्यों नहीं छोड़ के जा सकता, क्यों, मतलब आपके अंदर कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि आप इतने ही उसके लिए बेस्ट होते, इतने ही परफेक्ट होते, तो आपको छोड़ता ही क्यों? तो हम डिनायल में रहते हैं। अच्छा। तो वो जो डिनायल वाला पीरियड है ना, वहां से अगर आप अपनी हकीकत की आंख को जितनी जल्दी खोल लें तो वो आपके लिए हीलिंग में उतना हेल्प करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखते, नहीं छोड़ के जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों की तरफ से। और फिर बाद में आपका वो जो ग्रीफ पीरियड होता है बहुत लंबा चला जाता है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं रिलेशनशिप के दौरान। वाकई बहुत ज्यादा ब्रेकअप के बाद आप देखिए लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि शायद नहीं करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप है, हम बार बार रिलेशनशिप की बात इसलिए करें क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है और यूथ में ये सब है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम क्या बेटर अप्रोचेस इख्तियार करें, ये तो हमारे हाथ में है। रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्या रखनी चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को कि हमने इससे
बाहर नहीं निकलना, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, नो मीन्स नो जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है ना, मोस्टली जितने केसेस मेरे पास आते हैं, आपका बहुत थोड़े अरसे के बाद ही जो है वो आजकल हमारी जो फिजिकल अटैचमेंट है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि नहीं, शादी तो हमने करनी है, तो आप मेरी होने वाली बीवी हैं, आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, तो हमने एक पूरी दुनिया बना ली होती है। सही। तो हम उसमें ऐसे ही रह रहे होते हैं कि जैसे कि लाइक वी आर एंगेज्ड, वी आर लाइक मैरिड कपल्स की तरह बिल्कुल हम लोग रहे। बस एक शादी नहीं होती और बाकी आप सब कुछ शादी कर का रहे लेबल होते नहीं लगता, बाकी आप कर रहे हैं। बाकी आप कर रहे होते हैं कि मतलब शादी से पहले भी आपने शादी की होती है, ठीक है, लेकिन आपकी वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होती। तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले, इफ यू आर मेच्योर इनफ, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं कैपेबल हूँ कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहिए, और अगर मुझे ये लगता है कि मैं इजीली डील कर सकती हूँ, उसके बावजूद भी आपको अपनी फैमिली को सबसे पहले इन्वॉल्व करना चाहिए। सही। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा जो है बाद में जाकर इमोशनली आपको कोई ट्रॉमा ना मिले, आप किसी पेन से ना गुजरें, तो उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड तो मैं यही कहूँगी कि फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर वो पर्सन सिंसियर है तो वो देखें वो आपके साथ जो है वो इन अ लॉन्ग रन भी चलेगा। सही। मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, उनको किसी बॉयज़ ने अप्रोच किया, तो मैंने उनसे फर्स्ट गो में, लाइक यू नो, आपका फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट आपकी कॉल पर बात होती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे ये कहें कि वो आपके घर रिश्ता भेजे। सही। आप जिस मर्जी स्टेज पर हैं, रिश्ता भेजने की बात होती है तो वो लड़का जो है वो बैकस्टेप कर जाता है, नहीं अभी तो हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, हमने अभी तो कंपैटिबिलिटी देखनी है, अभी तो हमने ये चीजें देखनी है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियां होती हैं वो उस एक इमोशनल अटैचमेंट में, मतलब यू नो आपकी डिजायर है, आपकी वांट्स है, और वो जो लड़का वैसी बातें बोल रहा है वो आपको किसी और ने अच्छी बोली लगती नहीं है आपको, और आपकी किसी ने ऐसे तारीफें नहीं की हैं, आपको वो जो एक बिल्कुल एंजल वाली फीलिंग्स है वो किसी ने दिलाई नहीं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने, ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल रहा है, तो आप फिर भी मेरे मना करने के बावजूद और उस पर्सन के ये कहने के बावजूद, नहीं अभी तो अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, लड़की फिर भी जाएगी, लड़की फिर भी एंगेज होगी, लड़की फिर भी उनके साथ मीटिंग सब कुछ होगा। एट द एंड जो चीज़ गलत है और गलत तरीके से स्टार्ट हो उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। तो वो चीज़ें बहुत आपकी इतनी ख़राब हो जाती हैं कि एट द एंड फिर आपको, आप क्या ही कर लेंगे अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, कुछ भी नहीं कर आपने सकते। किसको जामिन बनाया था, किसको गवाह बनाया था कि मैं इस पर्सन के साथ जो है वो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही हूं? रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं ना वो, तो बिल्कुल कोई कंसीडर ही नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, आपकी एक फ्रीली आपकी विल थी, ठीक है, और आपके कंसेंट से कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ऐसे और आपने उस वक्त किसी को साथ में एंगेज नहीं किया, किसी सिबलिंग को, अपने पेरेंट्स को, अपने किसी को भी, तो आप इंडिपेंडेंटली उस रिलेशनशिप में आए और फिर ऑब्वियसली उसके बाद अगर पर्सन आपको छोड़ के चला जाए तो एट द एंड आपके लिए सफरिंग है। हमने ये बात की कि लोग आज के रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है कि फिजिकल अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज रॉन्ग, हम इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इससे कैसे बचा जाए? क्या ये बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि हम इस तरह से अटैच नहीं होंगे? अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, हाँ मुझ पे बिलीव करो, मैं शादी करूँगा या शादी करूँगी, तो उस वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छा, अप्रोच तो कुछ भी नहीं है। एक पर्सन अगर आपसे शादी से पहले मेरा ख्याल है कि अगर एक पर्सन शादी से पहले आपको ये बोल रहा है कि हमें फिज़िकल होना चाहिए या हम अगर एक दूसरे के साथ फिज़िकली अटैच भी हो रहे हैं तो इसमें इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि हमने बाद में जाकर शादी करनी है, तो ये सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आपके लिए इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं हो सकती। रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग, वहाँ पर आपको मूव ऑन करना चाहिए। वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको रुकने की भी या सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। एक इंसान अगर सोच लिया ना तो वो फिर आपसे करवा भी लेगा। आपके ज़हन में अगर एक थॉट आ गई है ना और आपने नियत कर लिया कि मैंने ये करना ही करना है, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से 1-2 दिन, आप पहले दिन मना करेंगी, दूसरे दिन, लेकिन कभी ना कभी अल्टीमेटली वो आपको कन्विंस कर ही लेगा इस बात पर कि हमें ये हमारी नीड है। और शादी तो अभी देखें ना, हमें 4 साल अभी लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो क्या करें? तो बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन और बहुत उसको रोमांटिसाइज करके आप उस पर्सन को एंगेज कर लेते हो। हम किसी और की तरफ चले जाएंगे अगर तुम नहीं करोगे। एग्जैक्टली सेम वर्ड, बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको इन चीजों में खुद को एंगेज नहीं करना चाहिए। जो बाउंड्रीज की आपने बात की ना, सबसे बड़ी बाउंड्री ही ये है कि अगर एक पर्सन
कोई साल 6 महीने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली आपकी एक चीज, एक रिलेशनशिप को लॉन्गर रन लेके चलने के लिए कौन सी एक चीज बचती है? वो आपकी फिजिकल अटैचमेंट ही है। तो वही एक चीज होती है जो आपको 4, 5, 6 साल जो है वो कनेक्टेड रखती है। बहुत कम होता है जो लोग फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, वो टेलीफोनिक रहते हैं, मीटिंग करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर वो लोग शादी करते हैं, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर किसी लड़की को कोई भी लड़का आकर कभी भी ये बोले कि हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं और ये मेरी डिजायर है, ये मेरी वांट्स है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप उस पर्सन को छोड़ दें, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप इज्जत के बगैर रह सकती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आप शौक से उस रिलेशनशिप में रहें। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट का आपकी कोई अहमियत है, कोई इंपॉर्टेंस है, और आपको अपनी इज्जत प्यारी है, और आप चाहती हैं कि शादी के बाद यही पर्सन रहे और ये आपकी रिस्पेक्ट करे, बिफोर मैरिज आप फिजिकल रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाएंगी, बाउंड्री सेट करेंगी। वही बात पहले वाली आ गई कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ मोहब्बत भी नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप को चलाना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती, अरेंज मैरिजेस कामयाब होती हैं, ये लोगों का कहना है। आप इस पे क्या टेक है कि वाकई लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती? नहीं, मैंने बहुत लव मैरिजेस कामयाब भी देखी हैं। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने उनको अगर कोई पसंद आ गया है तो उन्होंने विद इन 3 months फैमिलीज को इन्वॉल्व किया है, एंगेजमेंट किया है, और मेरा ख्याल है 7-8 महीने के बाद उन्होंने शादी भी कर ली है, क्योंकि आपको ऐसे क्लिक हो जाता है कि दिस पर्सन इज राइट। आपको 4, 5, 6 साल लंबा रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप 4-5? जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं यही बात कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक मर्द और औरत बिल्कुल अकेले हों और उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत लॉन्ग रन चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी जो है वो फिजिकल अटैचमेंट ना हो। क्योंकि हमेशा ये मेरे क्लिनिक पर तो बॉयज़ की तरफ से ये बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। एक लड़की आगे बताती ही आपको ये है कि हमारे जब शुरू में था तो उसने मुझे ऐसे कन्विंस किया तो मैं हो गई, तो उसने ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया। मतलब आप ना चाहते हुए भी उस एक चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज तो बहुत शुरू में ही क्लियर है कि आप अपनी फैमिली को जरूर जो है वो आप इन्वॉल्व करें, जरूर इन्वॉल्व करें। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करें तो डेफिनेटली आप एट द एंड इस चीज की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी भी वो एज है। एग्जैक्टली, ठीक है, आपकी एज है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है, और फिर इस ग्लोबलाइजेशन में आपके भी वो जो हार्मोन्स हैं और वो जो आपकी एक फिजिकल नीड है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत आप इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स दिस। तो उससे बेहतर है कि खुद को भी उस चीज़ से बचाने के लिए आप अपनी कुछ बाउंड्रीज जो है उन्हें ज़रूर सेट करें, कि ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो राइट वे में चल सके, और अदरवाइज जो है वो चीज़ें उसी वे में चलेंगी जिस वे में वो बंदा आपसे चलाना चाहेगा। तो लव और अरेंज मैरिजेस में मुझे लगता है कि लव अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि फिर आपका वो एक बहुत लंबा और बहुत खूबसूरत रिश्ता चलता है दोनों की तरफ से। सेट की हमने स्टैंडर्ड सेट किए, उसके ऊपर आपका एक लव का रिलेशनशिप था, बहुत कम टाइम में आपने शादी कर ली, अब ये अच्छी चलेगी। मैं एक बात कहती हूँ कि लव, जब आपको कोई पर्सन आगे कह रहे हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मुझे आपसे प्यार हो गया, अब मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, और वही पर्सन आपको कोई ऐसी चीज़ बोलने के लिए कहे कि जहाँ पर वो उसको छुपाने की बात करे, किसी ऐसी जगह पर बुलाना, किसी ऑड टाइम पर बुलाना, ऑड थिंग्स, और वहीं पर आपको शुरू में समझ जाना चाहिए कि उस पर्सन की आप या तो नीड है, या तो लास्ट है, या तो डिजायर है, लव नहीं, उसको लेके चलना नहीं चाहता, उस रिलेशनशिप को लेके चलना नहीं चाहता, वो शादी तक नहीं लेके चलेगा। कभी कभार आपकी अरेंज मैरिजेस में भी डिवोर्स हो जाती है। एग्जैक्टली। तो वो तो एक बात है कि अरेंज मैरिजेस में भी मुझे लगता है कि आजकल आपको सबसे पहले इस्लाम भी आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप एक दफा बात कर लें। सही। आपकी जो मेन कंसर्न्स है, जो प्राइमरी आपकी चीजें, उनको आप जरूर डिस्कस पहले करें, उसको राइट डाउन करें, फिर उसके बाद खुद के बारे में पता होना चाहिए। वो शुरू वाली बात कि अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप टेलीफोन पर हमने तो बात भी की थी, सही, लेकिन फिर भी आपकी चीजें खराब चली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। तो हम तो स्पेशली अभी भी मेरे क्लिनिक पर मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। शादी से पहले दोनों को जो है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। कि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी नीड्स, हमारी वांट्स, हमारी डिज़ायर, हमारे फ्यूचर गोल्स, हमारी कंपैटिबिलिटी कितनी उस पर्सन से मैच होती है कि नहीं होती है, हम लोग कितना लंबा अरसा चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। मैं तो यहाँ पर ये कहती हूँ कि सिर्फ शादी में नहीं देखें, यहाँ पर आपको ब्रेकअप्स फ्रेंडशिप में भी होते हैं। लोग बहुत तबाह हो जाते हैं, आपकी दोस्तियां जब टूटती हैं, ठीक है,
तो वहां पर भी आप किसी को अपना दोस्त बना रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये देखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको कि देखनी हम चाहिए मैच करते हैं, वैल्यूज मैच करती हैं कि नहीं करती। तो ये चीजें Exactly. सबसे जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज कर लिया तो अगले इंसान सही वाले आपकी जिंदगी में आएंगे, अदरवाइज नहीं सेल्फ आएंगे। एक्सप्लोरेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और अगर लव या अरेंज मैरिज में से 2 ऑप्शंस हों, आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी साइड पर जाएंगी? क्या समझेंगी कि कौन सी ऑप्शन बेटर होती है? अच्छा, अब अगर मेरा पर्सनल हाँ। ओपिनियन ले तो मैं अरेंज मैरिज वाली बंदी हूँ, अच्छा, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट मैन। ओके। और क्योंकि मैंने बहुत काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊं, और जिसे वो कहते हैं ना कि टीनेजर्स के साथ भी, फिर अडल्ट, और आपने फिर बहुत से बड़े ऐसे 30s, केसेस एग्जांपल्स खुद बहुत देखी। केसेस। और मेरे जो क्लिनिक पर जो एक चीज़ आती है वो, मैं एक्चुअली ना डरती हूँ, मैं खुद को उस पेन से गुजारने से अच्छा, एक डरती हूँ। साइकोलॉजिस्ट भी डरती है? डरती है, बिल्कुल डरती है। सही। इमोशनल पेन आपको तबाह कर देती है, Exactly. आपके ब्रेकअप्स, आपके ट्रॉमास, आपकी वो सारी चीज़ें। सो मैंने तो एक शुरू में ही एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि जो एक लव वाला एलिमेंट है ना, ये तो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। सही। आई विल गो फॉर अरेंज मैरिज। ओके। तो कभी यूनिवर्सिटी में भी और कभी उसके बाद भी हम इस चीज़ की तरफ कभी इंक्लाइंट हुए ही नहीं। ऐसी बात नहीं, लोग आपको अप्रोच नहीं करते, लोग आपको बड़े बड़े अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, सारा आप मीडिया एक्सपोजर भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं बड़ा वाइजली रिफ्यूज करती कि इस तरफ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको नहीं लगता कि अगर जाना पड़ भी जाए, कुछ टेक्निक साथ रखनी चाहिए, कुछ ट्रिक्स? एज अ साइकोलॉजिस्ट तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अवेयर नहीं होते, या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक दो पर्सन्स के साथ ऐसा हुआ ना कि व्हेन समवन इज अप्रोचिंग यू, तो उसमें आपने सबसे पहले कहा कि आप मैंने तो कहा कि अपनी प्रोफाइल भेज दें और आप मेरे आके पेरेंट्स से बात कर लें। बहुत सही तो approach वो है। बस, लेकिन नहीं, वो चीज़ें वो फिर नहीं, अभी तो मैंने सेटल होने हैं, अभी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, Exactly. अभी तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो बड़ा क्लियरली बोलती हूँ, हम लड़कियों को बोलते हुए भी डर लगता है कि किसी दूसरे बंदे को माइंड ना करें। आप उन्हें क्लियरली बताएं कि मैं वाइफ मटीरियल हूँ, गर्लफ्रेंड मटीरियल नहीं हूँ। वाओ वाओ आप उन्हें क्लियरली बताएं कि मैं वाइफ मटीरियल हूँ, गर्लफ्रेंड मटीरियल नहीं हूँ। वाओ वाओ। हमारे पेरेंट्स को हमें इतना एम्पावर करना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हम किसी भी स्टेज पर किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी नो बोल सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन इज हैंडसम और वो वेल सेटल्ड भी है, वो हर चीज़ है, लेकिन वो आपके साथ टाइम पास करना चाहता है और आपको ये फीलिंग्स भी आ रही हैं कि वो सब कुछ है, वो घर बात कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उसकी जो नेचर है वो ये है कि उसने टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको भी नो बोल सके। आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो हमेशा, आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, तो उसमें तो मैं यही कहूंगी कि लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में वो पर्सन आए जिसको अच्छा लगता है खुद को पेन देना, सफरिंग अच्छी लगती है, उसको अच्छा लगता है कि बाद में जाकर जो है वो 3-4 साल मैं डिप्रेशन में रहूं और मैं बंदे को भूल ना पाऊं। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप इतने मसाइल होते हैं कि इंसान का पूरा दिन खराब हो जाता है। और मैं तो इसलिए भी रिलेशनशिप्स और ये लव मैरिजेस की तरफ नहीं हूँ कि अगर तो आपने खुद को अपने करियर में, अगर आपने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है, वही एक टाइम होता है जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो खुद को तबाह कर लेते हैं, और वही एक टाइम होता है कि अगर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं तो फिर आप कि उसमें आप एक्सेल करते हैं। तो वहीं पर आपका जो टाइम होता है ना, मेजर पीरियड्स ही आपकी यही वाले हैं। करियर और मोहब्बत को साथ लेकर चला जा सकता है। करियर और मोहब्बत को बिल्कुल साथ लेके चला जा सकता है अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है तो। ओके। वही एक बात के फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे लगता है कि उसके बगैर तो फिर रिस्क है, उसके बगैर रिस्क है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच जाएंगे, तो आप बच जाएंगे, आप शादी भी कर लेंगे, आप करियर भी बना लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत में एक खराब बंदा आ गया है तो फिर आपको ना मोहब्बत मिलेगी, ना करियर मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, और आपकी जो शादी है वो भी फिर आपकी कि उस तरह से हेल्दी वे में नहीं चलेगी। तो मैं तो अरेंज मैरिजेस की अरेंज मैरिज वो आजकल इंस्टा पे बड़ा चल रहा डील्स होती है ना कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, फिर एक बंदा अरेंज मैरिज की तरफ चला जाता है। नहीं, उससे मुझे लगता है कि शादी से पहले जब हम किसी को जान लेते हैं ना, किसी भी चीज को, तो वो जो चाम शादी के बाद है ना वो वैसा नहीं रहता, वो एसेंस खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप शादी के बाद धीरे धीरे किसी को जानना, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, कुछ चीजों को, तो वो जो एक लंबे अरसे तक जो शादी के एसेंस है ना वो बरकरार वो अरेंज मैरिज में कामयाब रहते। तो वी आर द टीम अरेंज मैरिज फॉर टुडे। ओके, अच्छा, आजकल हम देखते हैं इंस्टा पे काफ़ी चीज़ें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कशिश का कानून इसको कह लें उर्दू में, ये एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो किस तरह से करता है? बिल्कुल करता है। बिल्कुल, आपको अच्छी चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। सही। और फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, एक पर्सन है, उसको मोटिवेशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप देखें वो आपको सारी रील, सारा कंटेंट, सारी पोस्ट वही आएंगी जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। सही। और इसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में आप एक बहुत लॉयल पर्सन है, मैं ये नहीं कहती कि 100% आपके इर्द गिर्द सिर्फ लॉयल लोग होंगे, सही, लेकिन जो एक क्वांटिटी है अच्छे लोगों की, लॉयल लोग, वो ज़्यादा होगी, और जो लोग डिसऑनेस्ट है वो कम होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। इफ यू पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। या आपका गुमान अच्छा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। सही। अब मैं तो समझती हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि जब हमारे कुरान पाक में ये चीज़ कही जाती है, अल्लाह ताला भी हमसे ये कहते हैं ना कि आप मुझसे अच्छा गुमान करो, मैं आपको अच्छा ही जो दूंगा। तुम गुमान करोगे तुम्हें वही मिलेगा, मैं वही दूंगा। तो उसमें ये है कि अगर इफ़ यू आर पॉजिटिव तो आपके इर्द गिर्द के ज़्यादातर लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे। आपको हर पर्सन में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर मेरे अंदर ही नेगेटिविटी है तो मुझे हर चीज़ नेगेटिव ही नजर आएगी, मुझे नेगेटिव ही लोग मिले, और मुझे नेगेटिव लोग ठीक लगेंगे क्योंकि मैं खुद नेगेटिव हूँ। हम खुद ही उनको पॉजिटिव जान रही हूँ। बिल्कुल, डिसऑनेस्ट पर्सन जो है वो किसी दूसरे डिसऑनेस्ट पर्सन को वो सही ही कहेगा, क्योंकि मेरा जो अपने अंदर सारी चीज़ें हैं वो भी वैसे ही नेगेटिव है। सही। तो मुझे दूसरा पर्सन वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। सही। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव हमेशा खुद को रखना चाहिए, ताकि आप इस कायनात में होने वाली सारी पॉजिटिव चीज़ों को मैग्नेटिकली आप पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकें। इसमें मैनिफेस्टेशन का रोल है, जैसे गुमान वही चीज़ कि हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा होता है। आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो चीज़ें पॉजिटिव वे में ही जाएंगी। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आ जाकर वो नेगेटिव ही जाएगी। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नेगेटिव चीज़ों में से भी आपको पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हालात मेरे बहुत ख़राब हैं और अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, स्टिल आपको वो एक लाइट नज़र आनी चाहिए, और वो लाइट अगर दुनिया नहीं दिखा रही तो आपके अंदर से वो लाइट आपको जरूर नजर आनी चाहिए कि आपको पूरे अंधेरे में भी आपको वो पॉजिटिविटी जो है ना, वो क्या बात है, जो है ना वो आपको नजर आ सके। जैसे ये फोकस लाइट है, हम लोग अभी फोकस लाइट में बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द का सारा जो एनवायरनमेंट है वो ब्लैक है। तो अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ ब्लैक है तो मुझे दुनिया की एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही, वो लाइट नहीं मिल रही। लेकिन वो एक फोकस लाइट है, वो चाहे आप खुद से ले लें चाहे तो कोई आपको दे दे, लेकिन वो एक छोटी सी भी आपके अंदर वो एक लाइट अगर है तो आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, और उसी एक पॉजिटिविटी को लेकर आपको अपनी जो बाकी जिंदगी है उसको आपको देखना चाहिए, और वो ऑब्वियसली आपके लिए पॉजिटिव खुद भी रहना। और फिर आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या ओके। अच्छा, अगर हम बात करें परफेक्ट रिलेशनशिप की, मियाँ बीवी का रिश्ता, कहते हैं कि बड़ा परफेक्ट है, बहुत अच्छे से हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं कि रील्स बन रही हैं, नाच गा रहे हैं, और हस्बैंड जो है कुकिंग भी कर रहा है बीवी के लिए, टूर्स पे जा रहे हैं। हाँ, हमारी जो यूथ है इसको परफेक्ट रिलेशनशिप कंसिडर करती है। क्या ये परफेक्ट रिलेशनशिप है या कुछ और होता है? सबसे पहली तो बात है कि परफेक्ट रिलेशनशिप तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही। कोई रिश्ता आइडियल कभी हो ही नहीं सकता। आपको म्यूचुअली एक रिलेशनशिप में आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है दोनों को। सही। दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, दोनों एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का ख्याल रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रख रहे हैं, दोनों जो है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उनका ख्याल रख रहे हैं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एम्पैथी शो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है। वो दोनों अपने रिलेशनशिप पर डेली काम करते हैं, डेली एफर्ट पुट करते हैं, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस को जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोएक्टिवली इस चीज़ को बाउंड्रीज को सेट किया होता है कि अगर हमारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कभी हम अनसर्टेन सिचुएशंस में आएंगे तो हमने इसको इस तरह से हील करना है, इस तरह से मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को इस तरह से डील करना है। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है कोई वो उनका
यू कैन से कि इतना बुरा एक्सपोजर नहीं होता जितना कि बाकी कपल्स का होता है। कपल्स का होता है। तो वो अपने उस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो देखने वाले को ये लगता है कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप है। दुनिया में परफेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं। सबके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सबके मसाइल होते हैं, सबके मसाइल होते हैं। उनकी अच्छी चीज ये होती है कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली अंडरस्टैंड करते हैं। वो जो हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, वो कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक ये बात नहीं है कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो आपने 4 गालियां पहले मुझे दी, फिर आपने कहा नहीं आई एम सॉरी। नहीं, वो इस तरह बात नहीं करते। वो बड़ा रिस्पेक्टफुली वे में एक दूसरे के ओपिनियंस को सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के जो नेगेटिव चीजें हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं और म्यूचुअली इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। आइडियल और परफेक्ट रिलेशन वो होता है जो एक दूसरे को आप उनकी वीकनेसेस पर भी काम कर रहे हो, आप एक दूसरे की ग्रोथ पर भी काम कर रहे हो। परफेक्ट नाम की तो कोई चीज दुनिया में है ही, परफेक्ट इंसान किसी को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। वो जो दोनों इम्परफेक्ट है ना, वो दोनों मिलके खुद को परफेक्ट बना रहे होते हैं। 2 imperfects make 1 perfect। वाह, वाह। इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। परफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो गई। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट किस तरह से यूथ के माइंडसेट को शेप कर रहा है रिलेशनशिप को लेकर, शादियों को लेकर, एक कल्चर को लेकर, और क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, जो हमारा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है ना, वो इतना ज़्यादा है कि जो हमें टोटल वेस्टर्नाइज की तरफ लेके जा रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सारी चीज़ों पर जैसी रील्स चल रही होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, थीम्स बिल्कुल डिसाइड हो रहे हैं, फिर बहुत एक्स्ट्रा वेडिंग्स इवेंट्स चल रहे हैं। अब उन सारी चीज़ों में हमारा जो फोकस है वो टोटली एक्सटर्नल चीज़ों पर है। सही। हम लोग एक पर्सन के जो उन लोगों की जो मैरिज है और जो मैरिज के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आने हैं, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, वो कहीं पर डिस्कस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो सोशल मीडिया पर प्री प्लान चीज़ें दिखाई देती हैं और ज़िंदगी कभी भी प्री प्लान नहीं चलती। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो सोशल मीडिया वो प्रिडिक्टेबल है। हम जहाँ पर जो रिकॉर्ड करेंगे, जैसा रिकॉर्ड करना चाहेंगे, हम लोग वैसा दुनिया को दिखा सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। लाइफ कैन नॉट बी एडिटेड। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ में कुछ भी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। तो वहां पर जो है आप किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो कुछ सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप उससे ब्लाइंडली आप उन चीज़ों को फॉलो ना करें। अपनी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को जरूर यूज करें कि इज इट मीनिंगफुल, इज इट प्रोडक्टिव, इज इट रियलिस्टिक। उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। ब्लाइंडली आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को प्लीज आप फॉलो ना करें। इन्फ्लुएंसर्स का इसमें क्या रोल है? ब्लॉगर्स का ही तो रोल है इसमें। उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूथ? उनको, मुझे लगता है कि उनको पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो रियलिटी बेस्ड हो। सही। आप बिल्कुल जो है वो आपने आजकल तो हमारे सोशल मीडिया पर तो बहुत, मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही होती हूँ जो कि हमारी यूथ के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है। और क्यों? क्योंकि हमें तो कभी बताया ही नहीं है कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमें तो ये दिखाया जाता है कि जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको ब्लाइंडली आपने फॉलो करना है। तो हम भी उन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये जो हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर शुरू है, कहाँ से शुरू है? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। अब आप देखें ना, पहले तो लोग इस चीज को छुपाते थे। अब तो छुपाते नहीं है, अब सिर्फ छुपाते भी नहीं, अब तो बल्कि दिखाते भी हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो जो सारी चीजें हैं जो हमारी यूथ बैठी हुई है, जो देख रही है, अब उसको लग रहा है ये नॉर्मल है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हर किसी का दिल करेगा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो, हम ये करें। लोग करते हैं, फिर उसके बाद लोग करते हैं, लोगों को प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है वो आपको जितना ज्यादा एक्सपोजर आजकल दे रहा है, ये चीजें डे बाय डे क्यों बढ़ना शुरू हो गई है। मेरे तो क्लिनिक पर आप देखें 80% जो इश्यूज है वो है ही रिलेशनशिप्स के, और यही मसले हैं। और ये मसले आप लेके कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर देखा, सोशल मीडिया ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम इस बात ग्लोरीफाई कर दिया है बेसिकली। मतलब लोग इसको गलत भी नहीं कहते। आप जनरेशन से पूछे, वो कहते नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स राइट। और आजकल अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं है तो उसको अजीब सी नजरों से देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे साथ तो कोई है ही नहीं। उसको, उस इंसान को ऑड वन आउट कंसिडर किया जाता है। ऐसा है,
ऐसा बिल्कुल है। और आप देखिए फिर वो लोग भी कहीं ना कहीं अगर उस पीयर ग्रुप में रह रहे हैं तो सूनर और लेटर वो उस रिलेशनशिप में जरूर आएंगे, प्रेशराइज होकर, सोशल मीडिया से देखकर, फील दोस्तों को करके दिखाने के लिए। अगर हमारी अपनी सेल्फ स्टीम लो है ना, और अगर हम खुद को नहीं जानते और मेरा अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकती हूँ। अगर तो मेरी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है और मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, मेरे क्या गोल्स है, मेरी क्या डिज़ायर है, मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहती हूँ, कोई मुझे आके डिक्टेट नहीं कर सकता कि मुझे फोमो हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के जी। हाँ, तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे पता है तो फिर मैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ इनक्लाइंट नहीं हूँ, बल्कि फिर मैं दूसरों को भी बताऊंगी कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि यूथ की अपनी कोई पर्सनल थिंकिंग नहीं है, उसका कोई अपने पर्सनल उसके कुछ गोल्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो फिर जो दोस्त डायरेक्शन दिखाएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। आजकल तो इवन स्कूल के बच्चे, वही बात है कि मैं रील एक देख रही थी कि जिन दिनों में हम अम्मा से मार खा रहे होते थे या वो हम वाला फोन यूज करते थे वो जिसमें गाने वगैरह बजते हैं, आजकल के बच्चे रातों को बैठ के चैट्स कर रहे होते हैं। ट्रू। और ये आपका सोशल मीडिया एक्सपोजर है, ये आपका फोन, और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। आई मस्ट से कि पेरेंटिंग बहुत स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, पेरेंटिंग पर बहुत काम होने वाला है। और अब देखिए ना, आप ये सोचे, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर एक बंदी किसी इमेच्योर रिलेशनशिप में आती है, उसको पता ही नहीं था और उसके साथ वो सब कुछ हो गया, अब उसका ब्रेकअप हो चुका है, सही, उसको अपनी पता ही नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कैसे करना है, मैंने सोचना कैसे है, और मैंने अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजन हैं जब उनको लेना है तो किन चीज़ों को ख्याल रखना है, किन चीज़ों को क्रिटिकली देखना है। अब यही बच्ची कल जब मदर बनेगी तो आप ये देखिए कि उसके अंदर कौन से ट्रेड्स हैं जो ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफॉर्म तो वही चीज़ें करेगी ना जो उसके अपने अंदर हैं। अगर उसने खुद पर ही मेहनत नहीं की है तो वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन पर कैसे मेहनत करेगी, किन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि हमें अपनी वो जो राइट ट्रेड्स हैं उनको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी स्किल्स को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपनी जनरेशन के लिए भी बेहतर साबित हों। लेकिन इस वक्त जो जनरेशन्स हैं, इट्स हमारे पेरेंट्स का, हमारा एक एज गैप है उनके साथ, एक जनरेशनल गैप है उनके साथ। आपने बताया आपके पास ना 80% केसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड आते हैं, तो उस वक्त आपकी क्या अप्रोच होती है कि आप उनके पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करती हैं या उनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स से बेहतर बनवाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पेरेंटिंग का रोल है, तो उस वक्त आप क्या कैसे देखती हैं इस चीज़ को? अच्छा, अगर तो कोई पर्सन मेरे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने ये बात घर नहीं बताई हुई, तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि मेरा बच्चा जो है वो कोई सी थेरेपी सेशंस के लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा है, सही, तो उनको तो हम एंगेज नहीं कर सकते। और लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल पता होता है, और मैं बिल्कुल फैमिली काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं फैमिली को तो इंगेज करने की कोशिश करती हूँ जितना कि एक क्लाइंट अपनी फैमिली को इंगेज करना चाहे, क्योंकि हमने मेनली काम करना होता है क्लाइंट पर। अगर वो नहीं बताना चाहता तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, तो फिर हमारे लिए कि फैमिली को हम कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर फैमिली को ये पता हो। मोस्टली तो फैमिलीज को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों की जिंदगियों में क्या चल रहा है। Exactly. तो वैसे मैं पेरेंट्स को हमेशा ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तारीफ किया करें, उन्हें अप्रिशिएट किया करें, उन्हें फूल ला के दिया करें, उन्हें चॉकलेट्स ला के दिया करें, उनके वैसे नाज नखरे उठाया करें कि जैसे कोई बाहर से आने वाला बंदा उनके नाज नखरे उठाए तो उन्हें ये ना लगे कि ये पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ मेरे लिए कर रहा है जो मेरी जिंदगी में नहीं किया और अब हो रहा है। उन्हें वो सब कुछ न्यू अच्छा लगता है। तो आप अपनी बेटियों के साथ स्पेशली एक आपका बहुत फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए कि जहाँ पर आपकी बेटी जो है आपसे सब कुछ ओपनली डिस्कस कर सके। आप अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो डिजायर्स हैं वो आपको बता सके, किसी बाहर के बंदे को ना बताएं। और बाहर का बंदा अगर आपकी बेटी की डिजायर को फुलफिल करेगा तो वो सिर्फ उसको डिजायर को फुलफिल नहीं करेगा, उसको तबाह भी करेगा, वो अपनी नीड्स भी पूरी करेगा। अपनी नीड्स ऑब्वियसली टिट फॉर टैट है ना। Exactly. तो इसलिए अपनी बेटियों को जरूर आप अप्रिशिएट क्या करें। हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि ओ माय गॉड आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप कितने प्यारे दिखते हो। हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते।
फलाने का बच्चा तो इतने नंबर ले आया, तुम्हारे क्यों नहीं आए। हर चीज में अपने बच्चों, parents- आपके बच्चों में जो चीज भी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें सही। हर लिहाज से। फिजिकली वो कैसे हैं, इमोशनली वो कैसे हैं, वो कितने खूबसूरत है, उनके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्वालिटीज को डिस्कस क्वालिटीज करें। क्या है, ऐसी चीजें ऑल्दो पेरेंट्स बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है माँ बाप से ज्यादा हमसे कोई मोहब्बत कर भी नहीं सकता, लेकिन उस Absolutely मोहब्बत को शो करवाना, अफेक्शन को शो करवाना हाँ, शायद इसकी कमी। हमारे यहाँ जो है ना वो मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि दीन भी आपको कहता है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो उसका इजहार करो, उसको कोई तोहफे तहाइफ दो, उसको बताओ कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो ना वो एक पता नहीं क्यों समझा जाता है, शर्म हया का उसको एक कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि नहीं बेटी जो है वो बाप से ऐसे बात नहीं कर सकती, बाप जो है वो बेटी को ऐसे नहीं बोल सकता। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की के साथ उसके भाई को चाहिए कि उसके साथ घूमने फिरने जाए, उसके साथ बाहर खाना खाने जाए। बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बाहर लेके जाए। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करें ना, आज की जनरेशन में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो फिर बाहर से कोई बंदा उसको जो है वो ऑफर करेगा ना, तो उसको अपना खाना खारी लगेगा। तो उसको फिल करने के लिए वो उसके साथ डेट पर जरूर जाएगी। तो बजाय कि उसके साथ डेट पर जाए, तो आप अपने अब्बा के साथ जाएं, भाई के साथ जाएं, आपने उस एसेंस को एंजॉय करना है, फिल कर लें। उसके बाद अगर कोई आता भी है आपकी जिंदगी में, आप उस वक्त कंप्लीट होंगे, आपको उस स्पेस को फिल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको अच्छा भी लग जाए तो एटलीस्ट वो फिर आपका और आपके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का इतना अच्छा रिलेशनशिप होगा कि आपसे वो डिस्कस फिर जरूर करेगी। वो आपको बताएगी कि किसी लड़के ने मुझे अप्रोच किया है, मुझे उसको क्या कहना चाहिए, और चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। बिल्कुल गाइड करेंगे। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है और मे बी शायद पहले था, लेकिन हाँ इस तरह से डिस्कस नहीं होता था, इस तरह से केसेस सामने नहीं आते थे। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, घरेलू तशद्दुद की वजह से बहुत सी ख़वातीन की जान भी गई है। आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के क्या रीजंस होते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या एक इंसान शायद मेंटली इतना ठीक नहीं होता कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है? ये इसका आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर एक पर्सन जो है वो मेंटली हेल्दी नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, इसीलिए तो उसको अपने गुस्से पर जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है, फिर इसलिए तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे एंगर की इंटेंसिटी क्या है, मेरा एग्रेशन की इंटेंसिटी क्या है। उसके सामने कोई भी चीज़ आएगी तो उसके ऊपर हाथ उठा लेगा। सही। ये हस्बैंड मेरा ख्याल कितने, मतलब मैं समझती हूँ कि इनकी जो अक्ल और इनका गुस्सा है कितना चालाक है कि अम्मा के सामने तो नहीं हाथ उठता, बीवी पर हाथ क्यों उठ जाता है? क्यों? क्योंकि बीवी आपके कंट्रोल में है ना, वो आपकी बीवी है, तो आप उसको इज्जत नहीं देते। आपको ये लगता है कि पूरे जहान पर तो मैं गुस्सा उतार नहीं सकता, अगर किसी चीज पर उतार सकता हूँ तो वो मेरी कमजोर बीवी है, वो मेरी बेचारी बीवी है। तो बीवी के पास जो है जाकर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जो है वो आपका हाथ उठ जाता है, बॉस पर नहीं उठता। औरत की जो जबान होती है वो मर्द का हाथ उठवाने पे मजबूर करती है। इसमें क्या नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे क्लिनिक पर जो कुछ खवातीन, सारी नहीं, कुछ खवातीन इस बात को रिपोर्ट करती है, जब मैं उनसे हिस्ट्री उनकी ले रही होती हूँ तो हम जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो उसके बिहाइंड यही रीज़न होती है कि कुछ औरतें बहुत चीखती हैं, बहुत झगड़ालू होती हैं, बहुत लड़ाई करती हैं, बहस बहुत करती हैं। तो वहाँ पर फिर हम उनको गाइड करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड की नेचर ये है, उनको गुस्सा आ जाता है या उनका हाथ उठ जाता है या वो आपको किसी चीज़ से मना करते हैं, आप फर्दर बहस करती हैं, तो उस टाइम पर आप या तो खामोश हो जाएं या तो किसी बेहतर टाइम का इंतज़ार करें। और एक टाइम पर जब मर्द को गुस्सा आया हुआ है ना, तो फिर औरत को चाहिए कि वो खामोश हो जाए, और अगर औरत को गुस्सा आया तो मर्द को चाहिए कि फिर खामोश हो जाए। तो इट गोज बोथ वेज, म्यूचुअली। हाँ, म्यूचुअली। लेकिन अगर आपके हस्बैंड की रूटीन बन गई है ना कि वो आपके ऊपर हाथ उठाता है, तो मैं कहती हूँ कि औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस अगर बढ़ गया है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, घरेलू तशद्दुद जारी है, तो तलाक ले लेनी चाहिए? अच्छा, तलाक मेरा ख्याल है कि हाँ, मुझे लगता है कि फिर ले लेनी चाहिए। अच्छा, आप देखिए ना, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में देखा है कि इतने जख्म होते हैं। हम एक जो बाहर के हम तो हीलर है ना, हम तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हमसे वो जो उनके जख्म है, जो उन लोगों का इतना वो उनकी बॉडी पर इतने निशान होते हैं, हमसे नहीं देखे जाते। तो मतलब मुझे लगता है कि फिर उस रिलेशनशिप में क्या है, एक बंदा आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसमें आप इतना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए, तो मुझे लगता है कि इस एक चीज़ की वजह से एक औरत को
जहन में बिठा दिया गया है कि मर्द हाथ भी उठाए तो तुमने अपना घर बसाना है, अपना घर नहीं छोड़ना। इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। एक मर्द को पता है कि मशरकी औरत के ऊपर हाथ भी उठाएंगे तो वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। सही। तो मैं तो पर्सनली ये कहती हूँ कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक पर्सन बिल्कुल भी अपोलोजेटिक भी नहीं है, उसको पता भी नहीं चल रहा, उसका जब दिल करता है वो हाथ उठा लेता है, उसका जब दिल करता है वो आपको मारता है और आपको फिजिकली, वर्बली, इमोशनली अब्यूज करता है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप उस पर्सन को छोड़ दें, ना बर्दाश्त करें। अच्छा, बिल्कुल ना करें। अगर ये बढ़ चुका है तो हम तलाक की तरफ चले जाएं। तलाक इज द बेस्ट ऑप्शन। आप छोड़ दें। ये भी कहा जाता है कि अगर एक दफा मर्द का हाथ उठ जाए तो वो जो झिझक होती है ना वो खत्म हो जाती है, अब उठेगा ही उठेगा बाद में भी। तो क्या ऐसा होता है कि औरत को उसी वक्त कोई डिसीजन लेना चाहिए? क्या ऐसा होता है कि औरत को अपनी बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, या फिर ये चीज़ें सब कुछ एक मर्द पे ही डिपेंड करती हैं कि वो सिक माइंडेड है तभी वो हाथ उठा चुका है? ये किस तरह से चलता है? मुझे लगता है कि यहाँ पर मर्दों को भी ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं कहती हूँ बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, कुछ भी इशू आ रहा है या बीवी भी आपके सामने बहुत बोल रही है या उसकी भी आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, वो बदतमीज़ी भी कर रही है, तो सबसे पहले आपको भी जो है ना वो धीमे और नर्म लहजे में आकर जो है वो बात करनी चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर एक मर्द है, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो फितरतन ही ऐसा है, उसको गुस्सा आता है वो हाथ उठा लेता है, तो वहाँ पर फिर शुरू में बीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को कब कब गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो कोई ऐसे मौके ही पैदा ना करे कि जिसकी वजह से हस्बैंड को गुस्सा आए और हाथ उठे, फिर वो इस चीज़ का ख्याल रखे। इसमें बीवी का भी रोल है। बीवी का भी रोल है ना। खामखा तो एक बंदा बाहर से आकर तो हाथ नहीं उठाएगा अगर उसको आदत नहीं है। लेकिन माइनर इश्यूज पे भी मारते हैं ना आजकल बीवियों को बिल्कुल माइनर इश्यू पे मारते हैं। तो मैं यही तो बात कर रही हूँ कि अगर वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि बीवी अपना 100% दे रही है, बीवी बेचारी बोल भी नहीं रही है, उसके वैसे ही काम करती जैसा वो चाहता है, लेकिन फिर भी एक मर्द की आदत बन चुकी, तो फिर आप उसको छोड़ दे, फिर आप बर्दाश्त ना करें। फिर ये है कि आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आप अलहदा हो जाए, अच्छे नोट्स पर, गुड नोट्स पर आप अलहदा हो जाए। बिकॉज देखें, आपको नहीं पता एक मर्द को कब गुस्सा आए, वो आपके ऊपर ऐसा हाथ उठा दे या आपको इतना नुकसान पहुंचा दे। और जैसे हमने भी देखा है कि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से डेथ हो रही है, तो उसके बाद आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई। मेरे पास एक केस आया, हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, और वो औरत मेरे पास, उसके 3 बच्चे थे। सही। अब वो आगे मुझे बताती है कि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, और वो उसके ऊपर शादी के शुरू से लेकर, उनकी शादी को 8 साल हुए थे, और 8 सालों में उसके ऊपर जब उसका दिल करता था वो हाथ उठाता था, और लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। अब उसका हस्बैंड जो था वो ड्रग एडिक्टेड भी था, ठीक है, फिर वो हाथ भी उठाता था, लेकिन ये था कि 3 बच्चे, उसने कभी घर बात नहीं की थी कि मेरे हस्बैंड मुझ पर हाथ भी उठाते हैं, तो वो फिर बच्चों का नशा भी करता है, ये सारी चीजें। सही। अब उसकी डेथ हो चुकी है हस्बैंड की। अब एक औरत को वो चीजें अंदर इतना तंग करती, इतना परेशान करती कि मैंने ये चीजें क्यों किसको, अब मेरा अंदर जो है वो अब इतना, उसके अंदर वो एंजाइटी थी, इतना डिप्रेशन के सिम्टम्स थे कि मेरे अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये जो इतना मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके हस्बैंड की मार बर्दाश्त की, फिर वो नशा करता था, हर चीज़ था, लेकिन एंड पर उसकी क्या बात थी, मैं उसको मिस करती हूँ, प्यार मुझसे बहुत करता था। और ये देखिए कि 8 साल है और आपने उसकी मार भी बर्दाश्त की है, और आपने, वो नशा करता था, आपने उसको उस चीज़ को भी बेयर किया, आप पीछे भी किसी से हेल्प नहीं ले रही, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, रोध हो गया, आप चुप भी हो गए, लेकिन आज भी 8 साल के बाद आपको वो हस्बैंड याद आ रहा है। हमारा ये माइंडसेट ऐसा बन चुका है। लेकिन औरत के अंदर वफा और इस तरह की चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करती हैं ना। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि औरत से ज़्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि औरत, देखिए ना, अगर एक मर्द को पता चले कि औरत जो है वो बेवफा है, मर्द 1 सेकंड नहीं लगाता औरत को छोड़ने में। और हमारे मुआशरे में कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड की मार बर्दाश्त कर रही हैं, वो नशा करता है उसको भी बर्दाश्त करी, अच्छा फिर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो उनको भी बर्दाश्त कर रही हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और वो ख़वातीन ये कहती हैं कि आप हमें कुछ ऐसी ट्रिक बता दें कि वो जिसको पसंद करता है मैं उस जैसी बनना चाहती हूँ। वो क्या लेवल है आपकी मोहब्बत का कि वो जिस हाल में भी रखी आपने उसी का रहना है। इतनी वफादार होती हैं औरतें, पढ़ी लिखी है हमारी ख़वातीन की बात करी है, 25, 26, 27 वाली, वो पुराने जमाने की औरत की बात नहीं करी, आज के दौर की बात करी। आज के दौर में भी आज के दौर में भी एक औरत इतनी बावफा रहती है कि उसके बच्चे भी हैं और वो एक मर्द की मार भी बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो एक मर्द के कि उसके ताने, उसके तंज, उसका बुरा लहजा,
और फिर अपनी नजरों के सामने देखना कि आपका हस्बैंड जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, फिर आप उनकी पिक्चर्स भी देखते हो, उनकी वीडियोस भी देखते हो, फिर आपको पता चला है कि जी मतलब बिल्कुल उसके साथ इन्वॉल्व है, अब क्या पता उसको कोई शादी का भी जहन ना बन जाए, फिर भी आप अपना घर नहीं छोड़ते हो, आप कहते हो नहीं, और आप वैसी बन जाऊं। आप एक कंसल्टेंट के पास आते हो, आप ये नहीं कहते कि मुझे क्या बताएं, मैं क्या करूं, मैं इससे निकल आऊं या इसको डिवोर्स दे दूं, नहीं, आप ये कहती हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरी उस कमी को वो एक औरत पूरा कर रही है। इससे बड़ी वफादार औरत की निशानी आपको क्या चाहिए? नहीं हो सकती। इससे ज्यादा तो मैं तो जितनी मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं और मैं उनकी जब हिस्ट्री सुनती हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ और मैं उनकी वफादारियों के किस्से सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि औरत से बढ़कर वफादार कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं है। और जबकि एक मर्द के बारे में भी है कि एक मर्द भी जब वफा करने पर आता है ना, तो वो भी फिर दुनिया देखती है। लेकिन वो मर्द जब वफा करने पर आता है तो फिर दुनिया देखती है कि वो एक मर्द की वफा भी, एक मर्द की मोहब्बत भी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि एक मर्द के पास इस माशरे ने इतने इख्तियार दिए हुए हैं, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी भी औरत को जो है वो ऑन कर सके और अपनी मोहब्बत साबित कर सके। मसला मोस्टली मतलब गर्ल्स की तरफ से होता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये मसले हैं, बता नहीं पाती। मुझे लगता है एक मर्द के पास कोई एक बहाना नहीं है कि वो कहे कि जी मैं आपसे वफा करता हूँ और लेकिन आपसे शादी नहीं कर सकता। फिर मान लो भाई कि आप मोहब्बत भी नहीं करते, वो वफा थी ही नहीं, जिसको आप वफा समझ रहे थे वो वफा नहीं थी। खवातीन, आपने एक केस बताया कि वो कहती हैं कि मैं वैसी बनना चाहूँगी। इस केस में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उसको क्या मशवरा देती हैं कि आप ऐसी बन जाए जैसी वो दूसरी औरत है, या फिर कोई बेहतर ऑप्शन के उसको छोड़ दें उस आदमी को? क्या अप्रोच होना चाहिए? नहीं, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, तो हम उससे मशवरे कभी नहीं देते। हम उससे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप डिवोर्स ले लें, नहीं, हम ये नहीं मशवरे देते आप डिवोर्स ले लें, आप ये करें, आप वो करें। मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपके अपने अंदर आप देखें आपको कहाँ पर कमी फील होती है। हमारे यहाँ ना एक मसला है कि जब एक औरत की शादी होती है ना, वो अपना ख्याल रखना नहीं बंद कर देती है। सही। वो उसके अंदर सेल्फ केयर, सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसकी जिंदगी बच्चे, इन लॉज और शौहर। आप जितना मर्जी कह लें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाती, मैं मैनेज नहीं कर पाती, तो आपको वो फिर मैनेजमेंट स्किल सीखनी चाहिए। अच्छा। कि आप खुद का ख्याल किस तरह से रख सकती हैं इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। यानी आपको खुद को खूबसूरत दिखाना है, दिखना है खूबसूरत। बिल्कुल नहीं, देखे ना, सही। आप शादी के बाद आपको क्यों लगता है कि जो बस शादी के शुरू वाले दिन है बस उनमें ही मुझे तैयार रहना चाहिए और बाकी जब किसी की शादी आएगी तो तब आपने तैयार होना, अदरवाइज आप घर में जो है ना अपना ख्याल रखती हैं ना, आप अपनी ग्रूमिंग पर काम कर रही हैं ना, अपनी केयर करती हैं, आप अपनी किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। तो हस्बैंड ने तो बाहर जाके काम करना है, और आजकल के दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है, जहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद आपके पास असेस भी है, यू कैन अप्रोच एनीवन, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक बीवी को ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, उसको खुद पर ज्यादा काम करना चाहिए, और जैसा उसका हस्बैंड जो है वो चाहता है उसकी बीवी हो वैसे उसको बन के रहना चाहिए, अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। वही बात है कि क्या हस्बैंड को ऐसा नहीं रहना चाहिए जैसा बीवी चाहती है? क्या हस्बैंड को खूबसूरत बन के नहीं रहना चाहिए? क्योंकि हम इस चीज़ को एज ए जस्टिफिकेशन लेते हैं। एक इंसान ने दूसरी शादी की, चले शादी जायज़ है हमारे मज़हब में, एक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गया, किसी दूसरी औरत की तरफ गया, और उसने ये जस्टिफिकेशन दी कि चूंकि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं लगती, चूंकि मेरी बीवी तैयार होकर नहीं एक्सक्यूज एक्चुअली मैं ये समझती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीवी वैसा नहीं बन रही जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आपने कभी कम्युनिकेट किया? ये मैं बात करती हूँ। अगर आपको अब लग रहा है ना आपकी बीवी आजकल ख्याल नहीं रखती, तो आप कम्युनिकेट करें कि मुझे आपका बनना संवरना पसंद है, मुझे पसंद है कि आप अपने बाल ऐसे बनाएं, मुझे पसंद है आप ऐसी ड्रेसिंग करें, मुझे पसंद है कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करें, मुझे पसंद है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, तो आप कम्युनिकेट करें। तो मेरा ख्याल है जो अक्लमंद बीवी होगी वो शौहर की इस बात को ऑनरशिप देगी और अपना ख्याल रखने की कोशिश करेगी ताकि म्यूचुअली वो उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। लेकिन शायद कहने में ये बातें आसान हैं, लेकिन एक औरत जब घर में भी होती है तो वो बच्चे भी उसने संभालने हैं, उसने खाना भी बनाना है, उसने अपने इन लॉज को भी देखना है, उसने अपने हस्बैंड की सारी नीड्स पूरी करनी है, उसको सुबह तैयार करके ऑफिस भेजना है, उसने बहुत से ऐसे काम करने होते हैं। शायद वो मल्टीटास्कर है। इट्स मैनेजेबल, इट इज़ मैनेजेबल। एक औरत मल्टीटास्किंग हो सकती है, एक मर्द नहीं हो सकता। सही। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक औरत के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन की हैं,
और मुझे लगता है कि कुदरत के फैसले बहुत खूबसूरत है। सही। मुझे ये लगता है कि एक औरत बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकती है, हस्बैंड का ख्याल भी रख सकती है और अपने इन लॉज की भी सारी चीज़ों को पूरा करके फिर भी उसके पास टाइम बचता है कि वो अपना ख्याल रख सके। अगर वो सेल्फ अवेयर है, उसको अपने खुद से मोहब्बत होगी तो ऑब्वियसली वो अपना ख्याल भी रखेगी, अपनी केयर भी करेगी, अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो अब हम बात करें ना शादीशुदा की, मैंने अनमेरिड कितनी गर्ल्स ऐसी देखी जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो क्या पहन रही हैं, वो कैसी उठ रही हैं, वो थोड़ी हेल्दी हो रही हैं, वो अपना फिजिकली, अपनी मेंटली, स्पिरिचुअल किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखती, उनके ऊपर तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। तो ये आपकी सारी पर्सनल एफर्ट है, आपका अपना लाइफस्टाइल है कि आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं जाऊं, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूं, मैं अपना ख्याल रखूं, मैं अपना हेल्थ का ख्याल रखूं, मैं अपनी इमोशनली वेलबींग पर काम करूं, मैं कोई नई स्किल सीख लूं, या मैं अपना ये देख लूं कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा काम हो तो मैं अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकती हूँ। लेकिन मर्द हजरात को भी तो सोचना चाहिए कि एक औरत अगर आपके घर को पूरी तरह संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, अगर वो नहीं तैयार हो पाई, एक इंसान तो वो है। अगर आप इस चीज को जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते कि क्यों मैं बाहर इसीलिए गया क्योंकि तुम नहीं थी तैयार, देखें कि वो कितने और काम कर रही है, आपके घर को चला रही है वो औरत। मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफिकेशन है। इट्स नॉट जस्टिफिकेशन, मैं ऑलरेडी कह चुकी, इट्स अ लेम एक्सक्यूज फ्रॉम मेन। आप उसको कम्युनिकेट करें। आपको अपनी लग रहा है कि एक वाइफ आपकी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रही है, किसी भी तरह से आपकी कोई नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, आपके डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर रही है, तो आप उसे कम्युनिकेट करें। सही। और अगर एक वाइफ जो है वो बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने हस्बैंड की उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती, तो वो डिस्कशन कर सकते हैं उस बात पर कि आपको मैं ये बड़े दिनों से या बड़े सालों से एक चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने अपने अंदर ये चेंज नहीं लाया। लेकिन कम्युनिकेशन ही तो नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है ही नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। आप जितने भी डिवोर्स रेट जो है बहुत हाई हो चुका है, और आप जाके पूछें कि आपकी इस डिवोर्स में जो मेन रीजंस थी वो क्या थी? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी एक जो हम लोग तो बस जो है ना, बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ बिठाई ही नहीं जाती, सिखाई ही नहीं जाती बिफोर मैरिज कि हम इतने करोड़ों रुपए की जो शादी करें उसके साथ एक बेटे और बेटी को ये सलाह भी दे दें कि ज़िंदगी में मसले आएंगे, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि उसको बैठ कर सुलझाने की कोशिश करना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को समझना, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का सहारा बनना। लेकिन हमारे को बढ़ाना नहीं है, कम्युनिकेशन से मसाइल को हल करना है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन से आप दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकते हैं। लेकिन क्या खवातीन के पास ये राइट होना चाहिए कि अगर एक हस्बैंड है वो तैयार नहीं हो रहा, वो शायद जॉब पे जाता है तो तैयार होता है, घर में वो वैसे ही कैजुअल है, क्या एक खातून का दिल नहीं करता है कि उसका शौहर तैयार हो? क्या वो नहीं कह सकती? क्या लेकिन एक खातून के पास जस्टिफिकेशन नहीं होती बाहर जाने की, क्योंकि उसके पास एक राइट नहीं है हमारे दीन की तरफ से, हमारी सोसाइटी में राइट नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों साइड पे चीज काउंट करती है? नहीं, मैं तो ये समझती हूँ ये टू वे है, इट्स नॉट वन वे। बीवी को भी अपने शौहर को बिल्कुल बताना चाहिए कि मुझे इस तरह अगर आप ड्रेसिंग करें, आप इस तरह से अपना ख्याल रखें तो आप मुझे पसंद हैं, आप थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं। मेरे पास ऐसी भी खवातीन आती हैं जिनको अपने हस्बैंड से बड़े मसाइल हैं और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बड़े मोटे हो चुके हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मैंने अपना कितना ख्याल रखा हुआ है, हस्बैंड मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है। तो वहाँ पर फिर हम लोग ज़रूर कपल थेरेपी करते हैं। वहाँ पर फिर जो हस्बैंड है उसको भी गाइड करते हैं कि आपकी जो वाइफ है उसकी भी कुछ नीड्स हैं, उसकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, तो आप उसको फुलफिल करें। बहुत जो हस्बैंड है वो भी उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वही बात है कि कम्युनिकेट जरूर आपको करना चाहिए, आपको बताना हस्बैंड को भी बताना चाहिए कि भाई आप इस तरह से अगर अपना ख्याल रखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप किसी भी चीज को जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते कि चूंकि तुम्हें ये कमी है या मुझे ये कमी लगी जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, आप शुरू में डिसाइड करते हैं शादी से पहले, अच्छा, कि किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और किन चीजों पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वैल्यूज होती हैं जो पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए। ये जो है ना कमी ऑब्वियसली जिंदगी में इंसान में एक मर्द को भी यही सोचना चाहिए कि आप में भी बहुत कमियां हो सकती हैं। एग्जैक्टली।
सिर्फ औरत में नहीं, मर्द में भी कोई कमी हो सकती है। तो अगर एक औरत इज्जत से, एहतराम से आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही है और कह रही है इसको इम्प्रूव कर ले, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी वाइफ को भी वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि आपके अंदर ये कमी थी तो फिर मैंने दूसरी शादी करी। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि कुदरत के भी कुछ फैसले होते हैं। सही। अगर आपके घर में औलाद नहीं हो रही है तो वो फिर एक फैमिली का डिसीजन होता है, फिर एक औरत का भी डिसीजन होता है कि चलें की तरफ जाना पड़ता है, फिर जो है वो आप सेकंड मैरिज। लेकिन चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। बच्चों पे जैसे अगर घरेलू जो भी तनाव होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू तशद्दुद है, माँ बाप के दरमियान के आपसी ताल्लुकात हैं, माँ बाप के ठीक नहीं है एक घर में, फॉर इंस्टेंस, उस बच्चे के जहन पे एक असर पड़ता है और वो शायद जब तक बड़ा होता है उसके जहन पे असर रहता है। फिर जब वो अपने किसी रिलेशनशिप की तरफ जाता है तो क्या वो इम्पैक्ट्स, वो ट्रॉमा अपने माँ बाप के रिश्ते का उसके ऊपर रहेगा? क्या वो अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेहतर नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने अपने घर में पहले एक खातून और मर्द का रिलेशन अच्छा नहीं देखा? तो ये किस तरह आप उसको देखती हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि वो वाकई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक बच्ची ने अपने घर में मोहब्बत देखी नहीं, उसको पता नहीं मोहब्बत एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सही। अगर एक बाप उसी की माँ को चीट कर रहा है तो बॉयज में ये चीज़ आती है कि चीटिंग इज़ नॉर्मल। अगर फादर झूठ बोल रहे हैं मदर से तो झूठ बोलना नॉर्मल है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम आइडियलाइज किसको कर रहे होते हैं? अपने पेरेंट्स को। और हमें सिखाया ये जाता है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। सही। तो हमारी वो जो ब्रिंगिंग है, जो ब्रॉटअप है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में हुआ है जहाँ पर हमने देखा ही व्यूज है, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को सही मानते हैं और इस चीज़ को वो इतना नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में भी उन्हें अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ वो सब चीज़ें करने में कभी भी उन्हें ये चीज़ ऐसी नहीं लगती कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करती हैं आपके बच्चों के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके ट्रेड्स के ऊपर, ये बहुत चीज़ें। और मेरे क्लिनिक पर ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी आते हैं और मैंने देखे हैं कि पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पेरेंट्स ने एक घर में इतना क्योस और इतना एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, उसकी वजह से उनकी जो बच्चों की पर्सनालिटी है वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। बच्चे इतने डिप्रेसिव, उनमें साइकोलॉजिकल इतने इश्यूज होते हैं, इतना एग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उस बच्चे को भी नहीं पता कि मैंने अपनी हेल्प के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ, ये जो जितने भी मैं ट्रॉमास देख रहा हूँ, मैंने इसके लिए किसके पास जाना है और शायद फिर वो अपना रिलेशन भी उस तरह से नहीं चला पाते। अगर एक घर में घरेलू तशद्दुद है तो जब बच्चे की, उस घर में पलने वाले बच्चे की शादी होती है तो क्या वो भी घरेलू तशद्दुद में इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। तो इसको कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए? इससे बिल्कुल ऐसे बचा जाए कि आपको जब लगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सोसाइटी में, कल्चरली और हमारे दीन में भी वो चीज़ गलत की बताई जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वो जो एजुकेशन है, वही जो मैं शुरू में बात करी थी कि आपका एक अपना सेल्फ ओपिनियन होना चाहिए, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि मेरे फादर ने जो किया वो गलत किया। बहुत कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी देखी हैं कि पेरेंट्स जो थे उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उन चीज़ों से लर्न किया कि नहीं, ये जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लर्न कर सकते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है हमारे हाथ में शायद कभी कभी नहीं होती और हमें नहीं पता कि हम बचपन में किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूसिव रिलेशनशिप है, गाली गलौज है, क्या अपने बच्चों की वेलबींग की खातिर, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो बच्चों की वेलबींग की खातिर कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो वो घर नहीं छोड़ती, ऐसे आदमी को नहीं छोड़ती, लेकिन जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बुरे हैं, जैसे कि हमने आपस में डिस्कस किया। क्या उस वक्त खातून को डिसीजन ले लेना चाहिए कि मेरे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इस अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहती हूँ, अगर मुझे रोज़ मार पड़ती है, अगर हमारी लड़ाइयाँ, उस वक्त उसको छोड़ लेनी चाहिए, अलैदगी ले लेनी चाहिए, ना सिर्फ अपने पीस के लिए नहीं, आप भी तो टॉर्चर हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके बच्चे भी टॉर्चर हो रहे हैं। सही। तो आपकी ज़िंदगी तो तबाह हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो रही है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उनकी जो पेरेंट्स की डिवोर्स हुई वो हुई व्हेन दे आर मतलब एक बहन जो थी वो 23rd में थी और एक 27 में, एक 29 में, इस तरह से। सही। तो कोई अपने पेरेंट्स की डिवोर्स पर खुश नहीं होता, नहीं होता, बट दे वर हैप्पी। उसने ये रिपोर्ट किया, तो हम बहुत खुश हैं
कि इतने सालों से हम लोग अपने घर का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव टॉक्सिक इतना डोमेस्टिक वायलेंस देख चुके थे सही। और हमें खुशी है कि हमारे दोनों पेरेंट्स अलग हो गए। लेकिन वो किस एज में अलग हुए? जब आपने अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को पूरा तरह तबाह कर दिया, उनकी पूरी जिंदगी तबाह पूरी हो गई। जिंदगी तबाह कर दी। अब उनको किसी पर ट्रस्ट नहीं, अब उनको लगता है कि हर मर्द हाथ उठाता है, उनको लगता है कि अब ऐसा ही होता है, हर मर्द जो है वो ट्रस्ट, हम किसी मर्द पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि दोनों पार्टनर्स को राइट टाइम पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए। दोनों अगर के लिए आपकी बेहतर नहीं होता है। निभ रही, अगर आप घर में अपने बच्चों के ऊपर बुरा इफेक्ट कर रहे हैं तो अलग हो जाए। बिल्कुल आप अलग हो जाए, सही। अपने और अपने बच्चों के तो पीस जो के लिए। खवातीन आजकल कहती हैं कि नहीं मेरे बच्चों को पालेगा कौन, मेरे बच्चों के सर से बाप का साया हट जाएगा, मैं इनको नहीं अलग करती, तब क्या करते हैं? तब आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि देखें, अगर कोई पर्सन को ये पता है कि मेरे अंदर स्किल्स कौन कौन सी हैं, मेरी एजुकेशन क्या है और मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मैं किस तरह से कुछ कर सकती हूँ, और अगर मेरी लाइफ में पीस हो, मेंटली मैं हेल्दी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर लूँगी। सही। मैं कुछ ना कुछ कर भी लूँगी, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी भी तबाह करें, बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह करें। और रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, बिल्कुल। वो आपके बच्चे जो है ना वो कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन हाँ, समटाइम्स आपके ऊपर आजमाइश ज़रूर आती है, मुश्किल टाइम ज़रूर आता है। तो कुछ लोग उस मुश्किल टाइम से बचने के लिए खुद भी टॉर्चर होते हैं और अपने बच्चों को भी उस टॉर्चर से गुजारते हैं, जो कि और नहीं गुजारना नेक्स्ट चाहिए। उनके बच्चों की भी जो जिंदगी है वो बहुत मेंटली, आप देखें तो बहुत उनके बहुत वो मेंटल जनरेशन टू जनरेशन उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से तबाह होती है। तो आपको राइट टाइम पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस को तो आप इग्नोर ओके, कि इट्स नहीं, अ बिग रेड फ्लैग। अगर बढ़ गया आप है इसको बर्दाश्त ना करें तो छोड़ दीजिए। हाँ, सही। और वही बात हुई कि मेरे पास स्किल्स कितनी हैं, मैं फाइनेंशियली कितनी इंडिपेंडेंट हूँ। खातून की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शादी से पहले, शादी के बाद कितनी मैटर करती है? क्या एक औरत को शादी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ? क्योंकि आजकल लड़कियाँ ये करती हैं, माँ बाप का ये होता है कि चलें जी लड़का बड़ा खूबसूरत है और इसके पास गाड़ी है, घर है, आपको खिलाए पिलाएगा, सब है, आप पढ़ाई छोड़ के शादी कर लें, अच्छा रिश्ता आ गया। क्या ये कर लेना चाहिए या फिर लड़की को अपना करियर बनाने का वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़की की तालीम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ज़िंदगी में कभी मुश्किल टाइम आएगा तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगी, आपकी अपनी तरबियत के लिए, आपके घर के सुकून के लिए, घर को जन्नत बनाने के लिए और आपके बच्चों की तरबियत के लिए। एजुकेशन तो मैं कहती हूँ कि उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आपके लिए रिश्ता बहुत अच्छा आ चुका है, फिर आपको अपने इन लॉज को ये बात कम्युनिकेट करनी चाहिए कि ये बच्ची की तालीम जो है उसको कंप्लीट ज़रूर करें। सही। आपने शादी करनी या बेशक कर दे, तो इस बात की हमें गारंटी दें कि बच्चे की जो तालीम है उसको हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सही। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि अपनी तालीम के लिए, शऊर के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, आपके लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ कमाए आ रही हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो आप उसको सपोर्ट करें। सही। और आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए, और जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो तब आप कोई भी उठ के काम शुरू कर लें। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल होगी, तो आप ऑलरेडी एजुकेटेड भी हैं, आपके पास स्किल भी है, तो यू कैन फैसिलिटेट और सपोर्ट योर स्पाउस उसके मुश्किल टाइम में। वैसे तो अल्लाह ताला मुश्किल टाइम किसी पर भी ना, लेकिन अगर आपके हालात ऐसे हो गए हैं तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी वक्त जाकर जो है वो अपनी चीज़ों को यूज़ कर सके, अपनी स्किल्स को यूज़ कर सके, और जो आपकी तालीम है उसको आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए जो है वो यूज़ कर सकें। और आई गेस ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि अगर आप अपने दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, तो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि नीड है तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट कर लेना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगी, आपके मुताबिक आप बहुत से कपल्स को देखती हैं, आप बहुत से रिलेशनशिप एग्जांपल्स हैं आपके पास, आपको क्या लगता है ट्रू लव एग्जिस्ट करता है आजकल या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बहुत रेयर। सही। ये बहुत रेयर होता है कि जो है ना वो मोहब्बत एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू अपोजिट जेंडर्स। हम शादी की बात करें, वैसे अगर आप मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत के बिना ये कायनात चल ही नहीं सकती।
मोहब्बत एक कितना खूबसूरत इमोशन है, मोहब्बत ना हो तो हम बैठकर ये पॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। कहीं ना कोई मोहब्बत कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, तो वी आर सिटिंग टुगेदर। एग्जैक्टली। तो मोहब्बत एक जर्नली अगर आप देखें तो सच्ची मोहब्बत तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, शादीशुदा जोड़ों की, तो उनमें आजकल ये चीज़ बहुत रेयर हो गई है। एग्जिस्ट करती है बट वेरी रेयर। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत नहीं होती है, क्यों नहीं होती, होती है, बिल्कुल अच्छा। होती है, लेकिन एग्जिस्ट बहुत कम करती है। अच्छा, आजकल के कपल्स में नहीं होती। हाँ, आजकल के देखिए ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल शादियां हो रही हैं तो कंडीशंस पर हो रही हैं। शादी हो रही है तो देखा जा रहा है कि हर चीज को देखा जा रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज, मटेरियलिस्टिक से लेकर आपका हुस्न, आपकी हर चीज, मतलब देखना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन आप कंडीशन ना करें किसी चीज को। सही कि शराइत के मुताबिक तो ये और तो लड़का फिर, बहुत कमाता हाँ, हो, तो मोस्टली तो अगर आप देखें शादियां जो हो रही हैं वो कंडीशंस पर हो रही हैं, मोहब्बत की बेस पर नहीं हो रही। मोहब्बत की बेस पर नहीं हो रही। मोहब्बत की बेस पर होती तो वो फिर अनकंडीशनल होता है, वो फिर अनकंडीशनल सपोर्ट होती है। सही। और मोहब्बत भी अगर सच्ची हो, वही बात के लॉयल्टी बड़ी मुश्किल है। इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन, लॉयल्टी कैसे आ सकती है एक रिलेशनशिप में, और आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं है, वो आपसे सिंसेयर है या नहीं? अच्छा, मुझे लगता है कि आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि नेक्स्ट पर्सन इज लॉयल टू यू और नॉट। व्हाट आर द साइंस? हाँ, साइंस ये है कि एक पर्सन अगर कह रहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसको शो मी योर लव ओके, इन योर एक्शंस। बातचीत में तो हम बड़े बड़े वादे करते हैं, एक्शंस में, और एक्शंस भी कोई बड़े बड़े एक्शंस नहीं है। हमने नहीं आपसे कहा कि आप हमारे लिए पहाड़ में से जो है ना वो दूध की नहरें बहा दो। हमारे लिए क्या है कि आप हमारी इज्जत करें। सही। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मोहब्बत में, वफादारी में अतात होती है, फर्माबरदारी होती है, आप ओबीडियंट होते हो। और अगर कोई शख्स आपकी मोहब्बत में ओबीडियंट नहीं है, आपकी अतात नहीं करता, फर्माबरदारी नहीं करता, तो वहां पर फिर मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती। सही। और अतात में क्या है? अतात में आप ये देख रहे हो, आप अगले बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसके साथ ऑनेस्ट हो, आपकी उसके साथ एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक है कि आप बिना सोचे समझे उसके साथ किसी भी तरह की बात कर सकते हो। आपको लगता है कि जो बात मैं सारे जहान से नहीं कर सकती, मैं इससे कर सकती हूँ। मैं इसके साथ 4 घंटे भी खामोश बैठी रहूं तो अगला पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो मोहब्बत है, जो वफा है, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके साइंस ये होते हैं कि वो पर्सन आपको सुनता है तो आपको लगता है कि बाकी सारी दुनिया जो है ना वो बहुत शोर है, लेकिन एक पर्सन है जो आपको सुन रहा है, सही, जो आपको बिना जज किए सुन सकता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपकी सिर्फ एक कमरे में रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, दुनिया के सामने आपको ऑनरशिप दे रहा है। हमने देखा होगा कि अक्सर रिलेशनशिप में लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। Exactly. लेकिन उसको बहुत ख्याल होगा। जोक्स इस तरह के क्रैक होते हैं बीवियों के ऊपर कि शायद वो बीवी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी ना इमोशंस और आपकी एक्शंस वो बहुत अलाइंड होते हैं। सही। आप जो बोल रहे हैं, जैसा एक पर्सन को फील करा रहे हैं, आपके एक्शंस में भी वो है। आप अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, आप ऑनरशिप लेते हैं। आपके लिए आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रायोरिटी लिस्ट पर होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप बाकी सारी दुनिया को भूलकर उसी पर फोकस कर रहे हैं, आपको बाकी दुनिया भी याद है, लेकिन आपने जो सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर किसी को रखा हुआ है तो अपने ताल्लुक को रखा हुआ है, अपने पार्टनर को रखा हुआ है, वो जिस भी हाल में है। क्योंकि शादी के बाद यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं, आपको पता है उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है बच्चों के बाद, हर चीज़ के, लेकिन वो जैसी भी है वो उसको अच्छी लगती है, वो जैसी भी है उसको घंटों बैठ के देख सकता है। बेशक उसके अंदर बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन वो जो उसके अंदर आदत है उससे उसको इतनी मोहब्बत है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो उसके लिए मैटर नहीं करती। और खातून को भी अपने हस्बैंड से उतनी ही मोहब्बत है कि बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में वो उसके साथ गुजार सकती है। जो ये होती है लॉयल्टी, जो आजकल बहुत हम लोग एम्पैथी शो करते हैं, एक दूसरे के इमोशनली इतने कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते हैं। हम दो नहीं लगते, हम एक लगते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो लोग हैं उनको ये ना बताना पड़े कि ये अलहदा है और मैं अलहदा हूँ। आपको कुछ दुनिया देखी तो वो कि नहीं, जोड़ा हो तो ऐसा हो।
मिसाल एक आपकी बहुत साइंस है, बहुत इजीली आपको पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपके साथ कितना वफादार है, सही, कितना जो है वो आपके साथ लॉयल है। एक्शंस को नोटिस करें, उसकी बातों को नोटिस करें और देखें कि क्या बातें एक्शन से अलाइंड हैं भी या नहीं हैं, क्या आपको प्रायोरिटी देता है या नहीं देता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, आपने हमें अपना वक्त दिया और बहुत हमने रिलेशनशिप को जितने भी आजकल इश्यूज चल रहे हैं ऑलमोस्ट हमने सब पे बात की, और आई एम श्योर ये बहुत ऑडियंस के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत से अच्छे इंसाइट्स वो ले सकते हैं। वही बात है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, शादी कर चुके हैं, अपने दिल की आंख से के साथ साथ अपने दिमाग की आंखें भी खुली रखें, अवेयर रहें कि आपका पार्टनर कौन सी बातें हैं जो पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा। रेड फ्लैग्स को कंसिडर करें और जो अपनी ज़िंदगी है साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ उसको बेहतर तरीके से गुजारें। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।